बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बड़े दिनों से ये बात सोच रही हूँ और सोचा कि आज ऑन एयर भी ये बात कर ही देती हूँ। ज़िंदगी में हमने छोटी छोटी खुशियों को अप्रिशिएट करना छोड़ दिया है। व्यूअर्स, ऐसा क्यों है? हम क्यों छोटी चीज़ों में या छोटी खुशियों को खुशी नहीं कंसिडर करते? आज मैंने इस टॉपिक पे आपसे बात करनी है। जैसे कि कहा कि बहुत दिनों से ये बात सोच रही हूँ कि आपसे डिस्कस करूँगी, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, होपफुली आप लोग भी कॉल करके पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए व्यूअर्स, जब हम छोटे होते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं, तो माँ बाप घर एक 100 रुपये का भी खिलौना ले आते थे तो इतनी एक्साइटमेंट होती थी। घर में अगर फ्रिज आया, माइक्रोवेव आया, कोई इस तरह की अप्लायंस आई, उसका जो डब्बा होता है या कार्टन होता है, उस कार्टन के साथ घंटों खेलते रहते थे। उसको घर बना लेते थे, उसे कभी डब्बा बना लेते थे, कभी उसके अंदर चीज़ें डाल देते थे, कभी उसके अंदर बैठ जाते थे और उछल कूद करते थे। बचपन में तो इतनी सी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी चीज़ भी, व्यूअर्स, इतनी सी चीज़ होती थी, उसमें इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि खुशी का कोई आलम नहीं होता था। घंटों बाहर लॉन के अंदर या किसी भी बाग के अंदर जाके खेलना, बर्फ़ पानी खेलना, ऊंच नीच खेलना, स्टापू खेलना। और व्यूअर्स, उस एक्साइटमेंट के बाद मतलब आई कांट टेल यू कि इतनी खुशी होती थी कि हमें खेलने का मौका मिला, उछल कूद करने का मौका मिला, कोई इतनी सी चीज़ मिल गई। अच्छा, घर में कोई एक चीज़ टिपिकल खाने या सालन से डिफरेंट बनती थी तो उसमें बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि अम्मी ने आज चाउमीन बनाया है या आज कुक ने बर्गर बनाए हैं, तो बड़ी एक एक्साइटमेंट होती थी कि कोई डिफरेंट चीज़ हो गई इतने हफ्तों के बाद, इतने महीनों के बाद। अब छोटी छोटी खुशियों पे भी हम खुश नहीं होते, बल्कि बच्चे भी नहीं खुश होते, क्योंकि हमने अपने आप को और अपने बच्चों को इतना स्पॉइल कर दिया है कि छोटी चीज़ अब बहुत ही छोटी लगती है। वो खुशियाँ जो बड़ी लगती थी छोटी सी चीज़ पे, अब वो खुशियाँ ही बहुत छोटी लगनी शुरू हो गई हैं। अच्छा, अगले स्टेज पे आते हैं, अपनी ज़ात की बात करें तो छोटी छोटी चीज़ें होती थी जो हमारी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाती थी। एक्सरसाइज कर रहे हैं, थोड़ा वेट कम हो गया, बड़ी एक्साइटमेंट हो गई। नौकरी कहीं पे कर रहे हैं, वहाँ पे ऑफिस में किसी ने दाद दे दी या बॉस ने तारीफ़ कर दी तो बड़ी एक एक्साइटमेंट, एक बड़ी खुशी होती थी। लेकिन पैसे और ज़िंदगी की रैट रेस में हमने खुद भी खुश होना छोड़ दिया है। छोटी छोटी बातें होती थी, बंदा हेयर कट कराता था, इतना एक्साइटेड होता था कि मैंने नया हेयर कट कराया है, फ्रेंड्स को दिखाया, हमसायों को जाके दिखाया, पेरेंट्स को दिखाया। छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मैटर करती थी। फिर अगले स्टेज की तरफ आते हैं, जब शादियाँ हो जाती हैं, हम बिल्कुल भी अपनी मैरिजेज़ में जो स्मॉल मोमेंट्स होती हैं उनको अप्रिशिएट नहीं करते। जैसे कि हस्बैंड घर आए, आप मतलब अब आप किचन में कुछ कर रही हैं, आपने मुड़ के अपने शौहर को देखा और कहा कि आज तो आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं। इतनी सी बात है, लेकिन उस बात पे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाना छोटी सी खुशी है ना। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन एक छोटा सा काम आपने किया और उससे, उस छोटी सी बात से कितनी बड़ी खुशी किसी को मिल जाए। लेकिन हमने वो भी अप्रिशिएट, और ये चीज़ें भी हमने करनी छोड़ दी हैं और लोगों ने भी अप्रिशिएट करनी छोड़ दी हैं। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है, अच्छा जैसे कि हस्बैंड आए, उन्होंने घर आते हुए उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा दिल चाह रहा था शवरमा खाने का, तो मैं तुम्हारे लिए भी ले आया, बच्चों के लिए भी ले आया। अब कहने को बड़ा महंगा नुस्खा नहीं है, लेकिन एक खुशी का बायस, एक ऐसी चीज़ जिसके लिए हमें खुश होना चाहिए। लेकिन वट इस चीज़ का होगा औरत के दिल में कि शवरमे उठा के ले आए हैं। हमसायों की जो हस्बैंड है, उन्होंने तो अपनी बीवी को सोने की चेन लेके दी है, तो कोई महंगी चीज़ ही ले आते। व्यूअर्स, छोटी खुशियों में खुश होना सीखें, छोटी छोटी मोमेंट्स में हैप्पीनेस ढूंढें। अम्मा ने जप्फी मारी 2 मिनट की, नॉर्मल जिस तरह ऐसे करके मिलने के अलावा वो जो एक जप्फी होती है जो अम्मी अब्बा देते हैं, जिसमें ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया जो है वो ठीक हो जाएगी, कोई मसला कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो एक जादू की जप्फी होती थी। भाई जादू की जप्फी क्या, आजकल तो जप्फी नहीं मारते एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि बहुत बिजी हैं, मूड ख़राब हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं। व्यूअर्स, लिटिल लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों में जब खुशियाँ ढूंढनी शुरू करेंगे तो बड़ी खुशियाँ तो अपनी जगह है, लेकिन व्यूअर्स, बड़ी खुशियाँ कितनी को आती हैं ज़िंदगी के अंदर। घर में, ज़िंदगी में इंसान अपना घर एक ही दफ़ा बनाता है और बहुत से लोग नहीं बना पाते। गाड़ी ले ली, बाइक ले ली, तो ये भी कोई हर रोज़ वाला मामला तो नहीं होता, ये वंस इन अ ब्लू मून का होता है।
साल में एक दफ़ा बच्चों के रिज़ल्ट आते हैं जहाँ पे बच्चा टॉपर होता है या नहीं होता, या उसके ग्रेड्स आते हैं या नहीं आते, तो क्या पूरा पूरा साल या 10-10, 15-15 साल हमें खुश होने के लिए वेट करना चाहिए? नॉट एट ऑल। और अगर हम अपनी ज़िंदगियों में खुशियाँ और पॉजिटिविटी चाहते हैं तो उसके साथ साथ मेरे ख्याल से सेहतमंद होना भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, उन चीज़ों को अप्रिशिएट करें जो हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेके आती हैं, ना कि हर वक्त हमारा फोकस इन्हीं चीज़ों पे होता है कि भाई मेरा ये नुकसान हो गया, या मुझे फ़लाँ से डांट पिट गई, या ये हो गया। देखिए, अगर दिन में 1000 चीज़ें होती हैं व्यूअर्स, तो उनमें से एक या दो बुरी चीज़ें होती हैं, बाकी की 999 या 998 चीज़ें अच्छी ही होती हैं। जैसे कि हम सुबह उठे, ये भी एक खुश होने का बायस है। क्यों? ये भी एक खुश होने की वाली बात है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात को सोते हैं और सुबह जागते नहीं हैं, उनकी सांसें ख़त्म हो जाती हैं। फिर द फैक्ट दैट आप अपनी टांगों पे चल सकते हैं, अपने हाथों से खाना खा सकते हैं, अपने हाथों से मेहनत करके रोज़ी रोटी कमा सकते हैं, बच्चे आपके पढ़ लिख रहे हैं। व्यूअर्स, ये वो वाली चीज़ें हैं जिनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास खाने को रोटी नहीं है लेकिन उनके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाती। और फिर मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो खरबपति हैं, अरबपति हैं, उनके पास इतना पैसा है कि गिनने बैठे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाए गिनते गिनते, लेकिन पैसा नहीं ख़त्म होना उनका, और ना ही गिनती ख़त्म होनी है। और ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे पे हर वक्त एक नेगेटिव एक्सप्रेशन होती है, हर वक्त वो डिप्रेस्ड होते हैं, हर वक्त उनका मूड ऑफ होता है। ऐसा क्यों होता है व्यूअर्स? क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना छोड़ देते हैं। बच्चे की पैदाइश पे बड़ी खुशी होती है, लेकिन बच्चे की पहली मुस्कुराहट पे, बच्चे के पहले कदम पे, बच्चे के माँ को गले लग जाने पे हमें खुशी क्यों नहीं होती उस तरह की जिस तरह एक वक्त में, एक ज़माने में होती थी? इसकी ब्लेम मैं काफ़ी हद तक व्यूअर सोशल मीडिया पे भी डालती हूँ। ऑनलाइन ऐसी बड़ी बड़ी डिज़ायर्स और बड़ी बड़ी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं लोगों की कि एक टिकटॉकर है, उसने लैम्बोर्गिनी ख़रीद ली और उसने फिर बहुत बड़ा सा 50 करोड़ का घर ख़रीद लिया और ये कर लिया और वो कर लिया। उसको देख के जो इंसान बड़ी मेहनत कर ले कि वो 2 या 3 मरले का अपना घर बना ले, वो वहीं पर डिसहार्ट हो जाता है। सो द पॉइंट इज, सोशल मीडिया भी हमारे अंदर बड़ी नेगेटिविटी पैदा कर रही है, जिसकी वजह से मैं अपने हस्बैंड की इस फैसले से 100% एग्री करती हूँ कि बच्चों को 12-13 साल की उम्र से पहले तो कोई सोशल मीडिया का कोई एक्सपोजर नहीं देना। अगर बच्चों को मोबाइल भी देने हैं तो एटलीस्ट 14 की एज के बाद दें, अव्वल तो 18 के बाद देने चाहिए। लेकिन आजकल सारा काम ही ऑनलाइन है, पढ़ाई कभी ऑनलाइन होती है, कभी ऑफलाइन हो जाती है, कभी स्कूल्स में हो जाती है। फिर बहुत सी चीज़ें बच्चों को स्कूल्स में के लिए, कॉलेजेस के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर्स वगैरह पे, फ़ोनों पे ही करनी पड़ती हैं, तो इस वजह से आपको एक्सपोजर देना पड़ता है। लेकिन फिर उनका स्क्रीन टाइम नेगेटिव चीज़ों से रिड्यूस करें, तो फिर कहीं जाके छोटी चीज़ें अप्रिशिएट होगी। बच्चे को आदत है कि हर रोज़ वो माँ का टैब लेके या बाप के टैब को लेके उसके ऊपर चीज़ें देखता रहेगा, तो उसको कहाँ खुशी होगी जब आप कहेंगे चलो बेटा जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाके खेलो। एक वक्त था व्यूअर, जब हम बड़े हो रहे थे तो हमसायों के बच्चे हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते थे, आपके फर्स्ट फ्रेंड्स आपके कज़न्स वगैरह होते थे, और उसके अलावा आपके नेबर्स के बच्चे होते थे, और आप नेबरहुड में ही बड़े होते थे। मुझे याद है कभी हमारा फ्रेंड होता था फरहान, उसके घर मैं और मेरा भाई असद जाके रात रहते थे, कभी वो हमारे घर नाइट स्पेंडिंग के लिए आता था। उमर भी था, उमर की बहनें भी थीं, जो हमारे जो फरहान के साथ वाला घर था उधर वो थे। अच्छा, मेरे इस साइड पे जो घर था वो मेरी अपनी सगी खाला का था, तो उनके बच्चे ऑब्वियसली मेरे से काफ़ी एज में बड़े, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी खाला है, तो उन्होंने भी पाला। इतनी खुशी होती थी जब मम्मा कहती थी अच्छा जाओ खाला के घर चली जाओ। वो जो अपने घर से लेके खाला के घर तक वॉक होती थी, आहा, मेरी वॉक देखने वाली होती थी, मेरी खुशी का आलम देखने वाला होता था कि खाला के घर जा रहे हैं, वहाँ पे सारे कज़न्स खेलेंगे, लाड करेंगे, प्यार करेंगे। इतना ही काफ़ी था व्यूअर्स। अब बच्चों को जब तक किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट जाके खाना ना खिलाओ, किसी चेन का वो गंदा खतरीन खाना ना आप मंगा के खिलाओ, और फिर उसके बाद आप उनको प्रॉपर तरीके से हज़ारों लाखों रुपए की एंटरटेनमेंट ना तो बच्चे खुशी नहीं होते। बर्थडे पार्टीज़ को देखें, घर में बड़ों के साथ एक आप केक काट लेते थे और बात ख़त्म हो जाती थी। अब बर्थडे पार्टी भी जब तक लाखों रुपए ना खर्च करो तो वो बर्थडे पार्टी नहीं होती। अपनी सालगिरह पे भी आज लोगों को सबसे ज़्यादा ये जोश चढ़ा होता है कि भाई हमारी अच्छी रील या अच्छी वीडियो बन जानी चाहिए, अपनी बर्थडे का चाहे बेड़ा गर्क हो चुका हो। मेरी अपनी एक दोस्त है, वो इन्फ्लुएंसर है, उसकी बर्थडे थी तो मैं उसको विश करने के लिए गई, उसका शदीद मूड ख़राब। मैंने कहा क्या हुआ है? पूरा सेटअप लगा हुआ था, केक कटिंग वगैरह का, ये वो। कहती कुछ नहीं, मैंने अपने हस्बैंड को कहा भी था कि वो जो इस तरह करके वो पॉपर नहीं होते जिनको आप फाड़ते हैं तो वो उसके अंदर से वो निकलते हैं
पार्टी पॉपर्स जो होते हैं, तो उसके अंदर से वो छोटी छोटी वो जर्रे निकलते हैं और स्पार्कली चीज़ें निकलती हैं। कहती है उनको मैंने कहा भी था, वो लेके नहीं आए, और फिर जाके लेके आए तो एक लेके आए। और अच्छा, मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ, मैंने कहा ये सेटअप किसने लगवाया? कि हस्बैंड ने। मैंने कहा केक किसने मंगवाया? हस्बैंड ने। तो मैंने कहा एक पार्टी पॉपर पे क्यों नाराज़ हो रही हो, मोमबत्तियाँ लगा लो और साथ में केक काट लो, इतनी क्या बड़ी बात है? नहीं वो मैंने रील बनानी है ना, तो अब वो पॉपर नहीं होंगे तो वो लुक नहीं आएगी। मैंने एक चीज़ सोची थी, सारी मेरी बर्थडे उन्होंने ख़राब कर दी, सारी मेरी बर्थडे ख़राब कर दी। मैंने बाकायदा उसको डांटा और मैं कहा बीबी होश कर, इधर ऐसे मियाँ भी हैं जो जिनको सालगिरह तक नहीं याद रहती। उसने ना सिर्फ सालगिरह याद रखी, केक करवाया आपका पूरा, वो पीछे वो जो बैकग्राउंड वाला वो गुब्बारे शुबारे ये वो पूरा जो सेटअप लगता है वो 15,000 से 30,000 का लगता है, कम से कम भी आप बनवाएं तो इतनी महंगी महंगी चीज़ें होती हैं, इतने महंगे सेटअप लगता है। अगर उस बंदे ने इतना तुम्हारे लिए एफर्ट कर ही दिया, अच्छा वो हो गया, उसके बाद अपने हस्बैंड को जाके कहती है मेरा गिफ्ट कहाँ है? हम उसकी शक्ल देख रही, उसके मियाँ ने लिया हुआ था उसके लिए गिफ्ट, लेकिन शायद उसके लिए शायद उसने परफ्यूम या कुछ लिया, मुझे नहीं पता बाद में क्या हुआ। बाद में भी लड़ाई हुई कि फलां इन्फ्लुएंसर के मियाँ ने उसको सोने के इयररिंग्स दिए थे तो तुमने तो मुझे सिर्फ एक परफ्यूम देके टरखा दिया। ओ भाई, परफ्यूम आजकल आप कहीं से जाके किसी ब्रांडेड परफ्यूम ले लें तो 10,000 से लेके 70-80 हज़ार रुपये का परफ्यूम आता है, और उसने अच्छा महंगा उसके लिए परफ्यूम लिया था और वो परफ्यूम कलेक्ट भी करती है। लेकिन मसला ये था कि उसको सोने की चीज़ नहीं दी। सो बात ये कि छोटी चीज़ों में हम खुश रहना क्यों नहीं सीख सकते? ये छोटी खुशियाँ ही तो बड़ी खुशियों में कन्वर्ट होती हैं। आजकल कोई किसी की तारीफ कर दे तो तारीफ भी नहीं काबिल कबूल, तारीफ सिर्फ कबूल है अगर इस फ़ोन के ऊपर आपके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे आपको विश किया जाए। बर्थडे की विश कोई फ़ोन पे कॉल करके या जाके मिलने को तो मानता ही नहीं है। सो व्यूअर्स, थोड़ा सा हमें अपने आप को भी वापस घेर के लेके आना है, क्योंकि ये बड़ा अनहेल्दी तरीका है ज़िंदगी गुजारने का और इसके नुकसान ज़्यादा और फ़ायदे कम हैं। खैर, किचन की तरफ बढ़ते हैं, अपनी ऐसी प्यारी दोस्त की तरफ जो छोटी छोटी चीज़ों के अंदर खुश हो जाती है और हर वक्त इसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। शेफ़ आमना इलियास हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना, छोटी चीज़ों में खुश रहना, अब इसका ये मतलब नहीं कि वो चीज़ छोटी है जी, लेकिन मोमेंट एक लम्हा होता है। जैसे कि आप आए शो पे, आपने कहा हाय जुगरा भी आज तो बहुत अच्छी लग रही है, यू लुकिंग रियली नाइस टुडे। वो इतनी सी आपने एक बात कही है, शायद 100 लोगों ने मुझे वही बात कही हो, लेकिन आपका कहना मेरे लिए एक वैल्यू रखता है क्योंकि मेरी दोस्त हो, मेरी छोटी बहन हो। अफसोस इस बात का होता है कि ये चीज़ें अब कोई वैल्यू नहीं रखती। अब जब तक आमना इलियास मुझे सोशल मीडिया पे नहीं कहेगी कि मैं प्यारी लग रही हूँ, तब तक मुझे लगेगा मैं प्यारी नहीं लग रही। बिल्कुल। क्या हो गया है हमें? वही एक चीज़ हम लोग पहले सुनते थे ना, बचपन में स्टोरी भी हमने सुनी हुई है, वो एक सर्कल ऑफ 99 एंड 100। वो 99 हैप्पीनेस, 99 कॉइन्स होते हैं, एक आदमी होता है उसके पास, बट वो इसी में रहता है कि नहीं नहीं एक कहीं गिर गया होगा, एक कहीं गिर गया होगा। वो 99 को ना इंजॉय करता है, ना वो उसमें थैंकफुल होता है, ना उसको उसमें खुशी होती है। वो सिर्फ एक जो रह गई उसी के चक्कर में, उसी की जस्ट ढूंढने में, और उसमें खुद भी अपनी लाइफ स्पॉइल करता है और अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो सिर्फ यही एक अब हमारा माइंड बन गया हुआ है। जो चीज़ें हमारे पास हैं वो वही बात है कि सुबह हम उठे, ये एक ब्लेसिंग है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, और इतनी वो एंडलेस हो जाएंगी कि आप काउंट नहीं कर पाएंगे जितनी ब्लेसिंग्स। जैसे कि मैंने कहा ना कि देखो हम सुबह, छोटी सी बात है, हम वज़न कम करना चाहते हैं, 1 किलो वज़न कम होता है तो हमें उसे 1 किलो पे खुशी नहीं होती, हमें मौत आ रही होती है कि जो 9 किलो कम करने वो किस तरह होंगे। ओ भाई, एक तो कम हुआ। इवन जो अचीवमेंट्स हैं, चाहे वो छोटी भी हैं, उनके बारे में हम खुश तो हो सकते हैं। बिल्कुल। देखिए हमारी बॉडी, हम लोग अपने पैरों पे उठ के चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख सकते हैं, हर चीज़ एक ब्लेसिंग है। आमना, फॉर एग्जाम्पल, आपको अल्लाह ताला ने खूबसूरत चेहरे से नवाजा, आपको इतनी प्यारी, मतलब एक इतनी प्यारी रंगत दी, इतनी टॉल हाइट आपको दी, यू आर अ ब्यूटीफुल वुमन। अब आप इस चीज़ पे अड़ जाएं कि यार मेरे नेल्स नहीं लंबे होते, यार मेरे नेल्स नहीं लंबे होते, मेरे नेल्स नहीं लंबे होते। ओ भाई, सर से पाँव तक अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया, अगर कोई एक चीज़ ठीक नहीं हो रही, या बाल, अब मेरे बाल फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा थिक बाल नहीं है व्यूअर्स, मेरा बाल बहुत पतला है, जिसकी वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। कभी कभी एक्सटेंशंस लगा रही होती हूँ शूट्स वगैरह के लिए, बट इस वक्त आई हैव नो एक्सटेंशंस ऑन। अब जो हैं जितने हैं मैं उनमें खुश हूँ। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरे लंबे बाल होने चाहिए, थिक होने चाहिए, जो एक स्टेज पे थे, लेकिन वक्त के साथ कम हो गए। अब मैं इस चीज़ पे पिटती रहूँ तो बाकी जो करोड़ नेमतों से अल्लाह ने नवाजा है उनका ना मैं शुक्र अदा करूं। वही है ना कि छोटी चीज़ों को अगर हम खुश होना सीख लेंगे, उनको शुक्रगुजारी और खुशी हाथ में हाथ जाने वाली चीज़ है। ऐसे ही है, बिल्कुल।
तो आज हम किचन में क्या बनाएंगे? आज हम किचन में बहुत ही कॉमन सी रेसिपी है लेकिन सबकी फेवरेट होती है, कड़ी पकोड़ा विद राइस बनाना। कॉमन तो होती है लेकिन आजकल या तो पत्थर जैसे पकौड़े मिल रहे होते हैं या कड़ी बद जायका होती है। बिल्कुल। तो आज हम आपके साथ कड़ी पकौड़े बनाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, मैं जब कहती हूँ ना कि भी कड़ी पकौड़े कभी बना लें, कभी ये बना लें, कभी वो बना लें, तो लोग कहते हैं कैसे बनाएं। ऑनलाइन जो रेसिपीज आपको यूट्यूब वगैरह पे मिलती हैं व्यूअर्स, उसकी प्रॉब्लम ये है कि हिट और मिस है। बिल्कुल। बहुत से लोग जो है आजकल इन्फ्लुएंसर टाइप जो लोग हैं वो इस तरह रेसिपीज बना लेते हैं, उनकी फॉलोइंग बहुत होती है, व्यूज़ बहुत आए हुए होते हैं, लेकिन रेसिपी ठीक नहीं होती। सो आज हम आपको क्लासिक किस्म के तरीके से लेकिन क्विक कड़ी पकौड़ा बनाना सिखाएंगे ब्रेक के बाद। और ऑफ कोर्स कड़ी पकौड़े जब बनते हैं तो सफ़ेद चावल ना हो तो मज़ा नहीं आता। इवन दो बहुत से लोग कड़ी तंदूरी रोटी के साथ भी खाते हैं। सो जैसे भी खाना पसंद करते हैं, आज हम आपको कड़ी पकौड़े बनाने सिखाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो छोटी छोटी खुशियों की बात भी करेंगे और मज़े मज़े खानों की। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैंने सोचा आके बैठूंगी, फिर मेरी सहेली ने मेरी कुर्सी साइड पे सूट दी। उससे कहा नहीं बैठना, ये देखिए इसने मेरी कुर्सी फेंक दी है। कहती है आज काम करें। हाँ जी। तो हर रोज ही काम करती हूँ। जी जी बिल्कुल। लेकिन अपना काम भी मेरे से कराना होता है। चले जी दुपट्टा हम बांध लेते हैं कुकिंग स्टाइल में, जैसे बांधना होता है, और आपके पास में आ जाती हूँ। मेरे जिम्मे जो काम लगाना है यार मुझे बता आप दो। ये तड़का पहले रेडी करेंगे, थोड़ा सा हम बनाएंगे एंड देन उसके अंदर फिर मैं आपको ये जो कड़ी का बैटर है ये रेडी कर देती हूँ, आप ये डालेंगी और साथ उतनी देर में फिर पकौड़ों का मसाला तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताओ मैं क्या करूँ? आप इसमें सबसे पहले लहसुन अदरक डालेंगे, ये डाल दें, और फिर हम इसमें ये सारे मसाले ऐड करने हैं। तब तक ये दही आपके सामने है, इसको थोड़ा सा मैं विस्क कर लेती हूँ इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे मैं ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी व्यूअर्स के साथ बात कि आप लोगों की फीडबैक और आपके इस सेगमेंट को इतना पसंद करने की वजह से ही मैंने अब ये एक सिस्टम स्टार्ट किया है कि मैं किचन में आ जाती हूँ और सारी चीज़ें साथ बनाती हूँ। आप लोगों का भी जो एक सवाल है ना कि बस शेफ सी बनाते रहते हैं या आप भी कुछ करती हैं कि नहीं? नहीं बिल्कुल पूरा काम अच्छा, ये सबसे पहले तो हम कड़ी को पकने के लिए डालेंगे। पकने के लिए डाल देंगे क्योंकि ज़ाहिर इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, तो इसको हमने पहले किया थोड़ा सा लहसुन अदरक हमने भून लिया एंड उसके अंदर अब हमने एक सेकंड इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि, क्योंकि ये मैं चाह रही हूँ कि हम इसको छोड़ देंगे पकने, ये आप कर लें क्योंकि ये सबसे ज्यादा पकता है। मैं अच्छा, दही कौन सा इसमें आपने डाला? दही इसके अंदर ज़्यादा बेहतर रहता है कि थोड़ा सा ज़रा खट्टा दही होगा ना तो उसका आपको पता है कि फिर एक टेस्ट अच्छा आता है। उसके लिए बेहतर है कि आप 1-2 दिन पुराना दही ले लें। जैसे घर में आपका जो भी दही आता है तो 2 दिन का अगर आप ले लेंगे तो वो बिल्कुल ठीक रहता है। आजकल वेदर भी इस तरह है तो वो ना ख़राब हो रहा है ना कुछ भी। ये इसके अंदर हमने मसाले ऐड कर दिए हैं। सबसे पहले अगर आप कड़ी को पकने के लिए रख देते हैं ना तो पकौड़े तो एज इट इज आप जब बना रेडी रहे होते जाएंगे और आप वो डाल देंगे। ये थोड़ा सा मैं इसी में ही पानी डाल देती हूँ। वैसे ये भी हो सकता है कि आप दही वाला जो बैटर है ये डाल दें। मैं इधर कर देती हूँ, मैं इधर पानी को थोड़ा सा डाल देती थोड़ा सा ताकि मसाला जले ना। आप ये देखिएगा, और पानी सारा ही डाल दूँ ना? ये जी जी, क्योंकि कड़ी जब आपने बनानी है। अच्छा, एक और चीज़, इतना ज़्यादा उसमें बेसन ना डाला करें कि वो ओवर और वो डालते फिर वो इतनी थिक हो जाएगी और वो जो एक कड़वाहट सी, अक्सर लोग कहते हैं कि कड़ी में वो एक टेस्ट आता है, बिल्कुल कड़वाहट सी आती है, वो आने लग जाएगी। आप कड़ी का बेसिक होता ही है कि उसको आप स्लोली ग्रेजुअली वो कुक हो और वो पक के गाढ़ी हो। ये नहीं कि आप एक साथ इतना बेसन डाल दें और वो जस्ट गाढ़ी एक लेप सा बन जाएगा, फिर आपका फ्लेवर कभी भी नहीं आएगा। जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कड़ी तो बड़ी देर पकती है भाई, बिल्कुल कड़ी तो बड़ी देर पकती है। इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ साथ में मैं ये पकौड़ों का भी। हाँ, इसके साथ हम पकौड़ों का रेडी कर लेते हैं साथ ही। देखिएगा मैंने इसमें थोड़े से प्याज डाले हैं, टमाटर सॉरी जो आलू है ये डाल रही हूँ, और धनिया डाला है और ग्रीन चिली ऐड की है हमने। ठीक है, बाकी अब हम इसके अंदर मसाले ऐड कर लेंगे। इसी तरह साथ में आपको इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ ताकि आप वो भी नोट कर लें। देंगे ना तो फिर चार चीज़ें, और फिर उसके बाद आप इंग्रेडिएंट्स बता के तरीके की तरफ आ जाना। फिर आप इसको मिक्स कर लेंगे। सूखा धनिया इसमें अगर मैंने पिसा हुआ भी डाला है और कूटा हुआ भी बड़ा अच्छा लगता है, वो डालें। इसमें ज़ीरा डालें, इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालें, बेहतरीन आपके पकौड़े बनेंगे। बिल्कुल भी जो कंप्लेन होती है कि हार्ड होते हैं या इस तरह, बिल्कुल भी ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। आप ये ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे हम अपने पकौड़ों को निकालने का भी सेटअप बना लेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर, अच्छा बहुत से लोग जो है आलू भी डाल लेते हैं। हाँ जी, जैसे कि आपने भी डाले हैं। कुछ लोग आलू डालते हैं, कुछ लोग बिल्कुल प्लेन पकौड़े बनाते हैं। कुछ लोग वैसे प्याज भी प्रेफर अगर नहीं करते तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि बेसन जो कड़ी में डलते हैं, कुछ लोगों का होता है कि प्याज वगैरह या वेजिटेबल ना डाली जाए, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। हमें ज़रा सारी वेजिटेबल। मेरी खाला का ना बनाने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो क्या करती थी कि सबसे पहले ना बेसन को, लहसुन अदरक को जिस तरह आपने किया ना,
सिर्फ प्लेन बेसन को डाल के उसको थोड़ी देर उसमें भून लिया ताकि बेसन का कच्चा फ्लेवर ना आए। ये भी बिल्कुल एक मेथड होता है। वो असल ज़्यादातर होता है वो तब तो आपको पता है ना कि वो चने की दाल से वो ताज़े बनवाते थे खुद घर में, तो वो इस वजह से भी उसको करते थे क्योंकि सारे उसका तो एक फ्लेवर ही अलग होगा। जी, अब इसमें और कुछ बस पानी डलेगा। ये मैंने कूटा हुआ सारा मसाला इसमें डाल दिया। ये देखिएगा पानी इसमें हम ऐड करेंगे। हाँ जी, इनको ऑयल हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो रहा है, इसको हम इसको फ्राई देखिए कड़ी पकौड़ा तो सबसे इसकी मज़े की और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कड़ी पकौड़ा जो है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है अगर आप उसके टाइमली तरीके से रेडी करते हैं। अब जैसे कि अभी मॉर्निंग शो आप लोग देख रहे हैं, आपने कड़ी पकौड़ा जो है उसकी मतलब उसकी कड़ी पकने के लिए रख दी। मेन तो वो चीज़ पकनी। हाँ जी, असल तो काम वो है और वो ग्रेजुअली कुक होगी। उसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में कीजिए, एक उबाला आ जाए और उसको फिर फ्लेम लो कर दें, उसको फिर आप पकने दें अच्छे से। अच्छा, अब आप कर लें अपनी रेसिपी प्लीज। जी, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, आप नोट कर लें, एंड देन आप जो है उसको साथ साथ बना भी सकते हैं। कड़ी पकौड़ा के लिए जो हमारे पास जो कड़ी का है, पहले मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। बेसन ले लेंगे हम लोग 1 कप, दही लिया है मैंने 1.5 किलो तकरीबन, आधा किलो है, और पानी लिया है 1.5 कप। तेल है 3 खाने के चम्मच, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद है, जीरा है आधा चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1.5 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर 2 चाय के चम्मच है, सुरख मिर्च पाउडर है 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका डालेंगे, पानी 3 कप है। इसको डाल के हमने जैसे पकने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ पकौड़ों के लिए अब जो हमें रिक्वायर्ड है, 2 कप बेसन लिया है, नमक 1 टीस्पून है, बेकिंग सोडा है 1/4 टीस्पून, पानी लिया है 1 कप, सूखा धनिया हमने लिया है 1 खाने का चम्मच, सुरख मिर्च लिया है 1 टीस्पून, हरी मिर्च 2 अदद है, प्याज 1 अदद है, हरा धनिया है 1/4 कप। ये पकौड़ों का बैटर है जो हमने रेडी कर लिया आपके सामने। तड़के के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ, जो एंड पे मैं डालूंगी जी, थोड़ा सा और डाल लेते हैं, बिल्कुल ज़रा सा, बस इतना काफ़ी होगा। तड़के के लिए तेल ले लेंगे 1/4 कप, उसके अंदर आप ज़ीरा डाल लें, उसके साथ आप उसके अंदर प्याज 1 ले लेंगे, उसको ब्राउन कर लेंगे, लहसुन के 3 जवे हैं, सुरख मिर्च आप साबित लेना चाहें, मैंने कश्मीरी मिर्च ली है सुरख, तो उसके साथ आप इसका हम अच्छा सा तड़का देंगे और ऊपर से हम इसके ऊपर डाल देंगे जब ये रेडी हो जाएगी। अब ये देखें ना, कड़ी पक भी रही है और थिक भी हो रही है। हाँ जी, इसमें और पानी जाएगा अभी, ये देखें बिल्कुल अभी इसमें और हम पानी डालेंगे, इसलिए मैंने ये रख लिया। थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ क्योंकि ये इसी तरह ही स्लो पकती रहेगी और फिर ये गाढ़ी भी होती जाएगी। अगर डे 1 अगर फ्रॉम द फर्स्ट मिनट गाढ़ी हो जाएगी तो उसमें फिर ये इसका मतलब है कि आपने बेसन ज़्यादा ऐड कर दिया है, फिर आपने उसको अच्छे से डाइल्यूट करना है। आई थिंक फ्लेम ठीक है, बिल्कुल सही है हमारा। हाँ, अब आप अपनी मुझे 1 बाय 1 चीज़ों को एक्सप्लेन जी। अब ये सिर्फ इसका अच्छा एक बड़ा अच्छा मेथड इसका मैं आपको बता देती हूँ, ट्रिक समझ लें। आप ये पहले से सोक करके रख दें, जो बेसन है आप ना वेजिटेबल्स ना डालें, बेसन को घोल के रख दें, उससे भी बड़ी एक सॉफ्टनेस और एक बड़ा अच्छा जो है ना वो पकोड़े बनते हैं आपके। अगर आपने घर पे भी बनाने हैं या आपने स्पेशली जो है वो कड़ी के लिए भी बनाने हैं, क्योंकि हम लोग ना घर में बहुत बड़े बड़े पकोड़े नहीं बनाते। हाँ। क्योंकि होता ये है कि वो फिर बहुत बड़ा पकौड़ा, हर बंदा इतना ज़्यादा पकौड़ा खाना नहीं पसंद करता, अपने हिसाब से वो ले लेते हैं, अपने हिसाब से फिर बंदा अपनी चॉइस ले लेता है। इतना फ्लेम होना चाहिए जब भी आप पकोड़े फ्राई करें, ये फ्लेम आपका इतना टेम्परेचर होना चाहिए, ना बिल्कुल ठंडा हो ना बहुत ज़्यादा गर्म हो कि वो डालती जस्ट ऊपर से कलर आ जाएगा तो अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। इतना फ्लेम होगा, वो बड़े अच्छे से अंदर से कुक होंगे और देन फिर हम इनको टर्न कर लेंगे। ये भी इसके भी कुछ मेथड ये होता है कि आप इसको रेस्ट थोड़ी देर के लिए कुछ लोग दे लेते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपके पास लेफ्ट ओवर पड़े हैं पकौड़ा और आपको है कि आपने वो कड़ी में ऐड करना है तो आप उसको भी कर सकते हैं। अच्छा, हमारे तो अक्सर ऐसे होता है कि जिस तरह अगर बाहर से जब पकौड़े मंगाए जाते थे, अब तो बंदा बनाता ही घर में है, क्योंकि बाहर के पकौड़े आपको पता है बिल्कुल आप नहीं रिस्क ले सकते, इतनी बीमारियां आजकल फैल रही हैं। तो जब आप पकौड़े बनाएं तो आप मतलब बाहर से जब पकौड़े मंगाते थे तो हम उससे कड़ी बना लेते थे, तो फिर उनके अंदर वो यूज़ कर लिया। बिल्कुल हमने जी जी। तो ये वाली कहानी है। अब देखें ना, कड़ी को भी हम साथ साथ मिक्स करते जा रहे हैं और कुक करते जा रहे हैं। तो एक वक्त होता था जब यार सिंपल पकौड़े शाम को बैठ के फैमिली के साथ खा रहे हैं जी, इंजॉय कर रहे हैं। वही जैसे वो छोटी खुशियों की बात की, तो हमारे यहाँ तो पकोड़े बड़ी एक मज़े की खुशी की वो होते थे, एलिमेंट के पकोड़े बन रहे हैं या शाम में कुछ भी ऐसे हल्का फुल्का सा चाय के साथ बन गया। फ्रेंच फ्राइज हम छोटे होते थे तो बड़े पसंद करते थे, बना दिया, आलू काटे और बना लिए। कोई इम्पोर्टेड कोई महंगी चीज ना करो तो बच्चे भी नहीं खुश नहीं होते। लेकिन यार इसमें हमारी अपनी फॉल्ट है। आमना सही कह रही हैं। देखो, या तो ये तो नहीं है ना कि बच्चा पैदा होते ही किसी फास्ट फूड चेन में जाके बैठ जाता है, या हमने खुद अपनी चीजों को खराब किया। बिल्कुल, हमने उनको
इन चीज़ों पे देखो, लगाया है सर्दियों वो में एक चीज होती थी बैठ के बस किन्नू छील के खा खानी, लिए, बिल्कुल और ऐसे कोई घर का बड़ा छील रहा होता था और आप खा रहे नमक होते थे। लगा के खा रहे हैं, धूप में बैठ गए, जैसे ही धूप निकली एक हो गया कि आफ्टरनून में आप बैठे हुए हैं ऊपर और आप इंजॉय कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ ही असल ज़िंदगी हैं। बड़ी खुशियाँ तो वही कुछ चीज़ें वंस इन अ लाइफ टाइम होती हैं या वंस जैसे इन कि अ मैंने ईयर कहा ना होती कि हैं। घर, अब आपने अगर जी, फॉर जी। एग्जांपल अगर अपना घर बनाने की बात करें तो हर बंदे का ख्वाब होता है कि मेरा अपना घर हो। अल्लाह सबको अपने घर से नवाजे, लेकिन बात यह है कि वो वंस इन अ लाइफ टाइम वाली होगा, चीज होती बिल्कुल, है। obvious। अब उस वंस इन अ लाइफ टाइम के पीछे आप अपना मुंह ही ना सीधा करें। बिल्कुल, वो और जो आज है, जो जो जितने आपके पास दिन हैं, आज का दिन है, कल का दिन है, देखिए आपको नहीं पता लाइफ कितनी है, कल आपको वाकई वो घर देखना नसीब होगा, अल्लाह सबको नसीब करे, बट आज एंजॉय करें, अपने आज को खुशी से अच्छे से गुजारें। एंड उसके लिए बड़े सिंपल एक फॉर्मूला ये है कि भाई खुद तो पहले चीज़ों के बारे में खुश होना सीखे ना। द बिगेस्ट इशू दीज डेज इज व्यूअर्स कि हम खुद नहीं खुश होते, नहीं, क्योंकि हम खुद खुश नहीं होते तो हम किसी और की भी खुशी को नहीं हजम कर पाते। और एक और चीज़, आप खुद खुश नहीं होना जानेंगे तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? ये भी तो एक ट्रेजेडी है ना हमारे बिल्कुल माशरे ऐसे की, ही। कि हम अपने बच्चों को हैप्पीनेस के तरीके नहीं सिखाते। हमारा प्रायोरिटी ये होती है कि हम बस हमने ये करना है, हमने वो करना है। अच्छा, बच्चे का फॉर एग्जांपल, अब हर बच्चा स्ट्रेट ए स्टूडेंट नहीं होता, नहीं हो सकता, बिल्कुल। ठीक है। हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चे के स्ट्रेट एज आने चाहिए, स्ट्रेट एज आने चाहिए। तो अब अगर उसके B+ भी आ गया तो आपने उसकी बेइज्जती करनी है कि तुम्हारे ये नंबर क्यों आए। वो तो उसके अंदर बिल्कुल मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगी अगर वो एक, जैसे वो कुछ बच्चों का सब्जेक्ट्स का भी इशू होता है, लाइक हर सब्जेक्ट में बच्चे नहीं कर सकते परफॉर्म। जैसे हमजा का सब्जेक्ट मैथ्स नहीं था, जी। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट मैथ्स नहीं था, आप ज़बरदस्ती जब करते हैं तो फिर आपको भी पता है कि मामलात कैसे हो जाते हैं, और फिर वो जिनमें परफॉर्म करे होते हैं उसमें भी परफॉर्म करने का बच्चों का बड़ा मोरल डाउन हो जाता है। खत्म हो जाता है ना। हाँ किस जी। तरह करेगा कि एक बंदा? अगर इसमें नहीं होना तो फिर मुझे इसमें भी करने की क्या ज़रूरत है, वो एक इस तरह से सोचना शुरू हो भाई जाता है। देखो, हर बंदा हर चीज़ में उसका एप्टीट्यूड नहीं नहीं होता, होता, बिल्कुल। लेकिन अगर आप तरीके से लोगों को लेके चलेंगे और बच्चों को भी प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे तो दे विल लर्न टू बी हैप्पी। लेकिन हम बच्चों की छोटी खुशियाँ खुद ख़राब करते हैं। इसी तरह की वो बड़ी एक वो आएगी हैप्पीनेस, और वो बिल्कुल आप टॉप करेंगे तो ही बेटा आप यार एक्सेप्टेबल मेरी हैं। एक दोस्त है, उसका बेटा जो है वो बड़ा ही अच्छा एथलीट है, ठीक है। वो किसी चीज़ के लिए पकौड़ा भी खा लूँ, जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है। बट बात यह है कि अच्छा, उसकी बड़ी डिज़ायर थी कि वो ना नेशनल लेवल पे खेले पाकिस्तान में। उसके फादर की भी थी, वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब भी वो कोई चीज़ अचीव करता था ना, उसका बाप कहता था कि हाँ ठीक है, लेकिन जब तुम नेशनल लेवल पे खेलोगे तब बात करेंगे। सही। तो उस बच्चे की मोटिवेशन ही खत्म होती खत्म हो चली गई, गई। बिल्कुल। फिर मैंने उससे बड़े साल बाद जब मुझे कहीं टकरा तो मैंने कहा बेटे, मैंने नोट किया कि आप अब अपनी स्पोर्ट्स उस तरह से नहीं खेलते। पता मुझे क्या कहता है? कहता है खाला मेरी बात सुने, मैं जो भी कर लेता था जी, जी। एंड में यही होता था कि नेशनल लेवल, नेशनल लेवल, नेशनल लेवल। तो अगर मैं नेशनल लेवल पे ना पहुंच पाऊँ तो फिर मैं क्या करूँ? फिर वो बाकी भी सारी चीज़ों में मेहनत करना छोड़ दी बच्चों ने। और उसने छोड़ दिया, उसने कहा कि मैंने नहीं खेलना, क्योंकि मैं जब आता था घर अब्बू का एक ही कमेंट होता था और एक ही जवाब होता था कि भाई ये तो ठीक है नेशनल लेवल, ये तो ठीक है नेशनल लेवल, ये तो ठीक है नेशनल लेवल। सही। अब एक बच्चा, आप उस छोटी खुशी में उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, उसमें खुश नहीं हो रहे कि अगर वो क्लास में परफॉर्म कर रहा है या अगर उसने छोटे मोटे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, छोटी क्लास अचीवमेंट्स हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज हैं। नहीं स्पोर्ट्स में ही उसकी अचीवमेंट काफी थी, स्कूल में बड़ा अच्छा लेकिन वो परफॉर्म कर देखिए रहा वो था, आपके गोल्स थे, उसकी रीजनल वजह पे से पहुंच भी गया। लेकिन बात ये कि रीजनल में पहुंचने के बाद वो ये कहता है खाला मैं घर आया एक दिन इतना एक्साइटेड के अब्बू मैं रीजनल ये वो खेल के आया, ऑल ऑफ दिस स्टफ। अब्बा जी ने आगे से घूम के क्या कहा, ये तो ठीक है लेकिन जब पाकिस्तान का कोट पहनोगे हालांकि तब मेरे से देखिए बात रीजनल पे जाना भी इज़ अ बिग अचीवमेंट, हर कोई तो नहीं कर सकता। उसको भी अगर आप सेलिब्रेट करते, खुश होते, तो वो मोटिवेशन बच्चे को मिलती, तो देन वो आगे भी परफॉर्म करता। ये भी एक चीज़ है। बट हम नहीं करते ना, जी। बट हम नहीं करते, वो- हमारी प्रायोरिटीज ही फर्क है। सही है, अच्छा, अब यहाँ पे हम ये चीजें बना रहे हैं तो लोग ये सोच रहे होंगे कि यार एक तरफ हेल्दी लिविंग की बात करती है और दूसरी तरफ पकौड़े बनाती है। मैं आपको ब्रेक के बाद ये पॉइंट अपना प्रूव करके दिखाऊंगी कि ये सब चीज़ें खाई जा सकती हैं, ये सब चीज़ें खाई जा सकती हैं लेकिन बैलेंस के साथ। द बिगेस्ट इशू दैट वी हैव इन सोसाइटी राइट नाउ इज़ कि हम लोग या तो बिल्कुल ही खुराक छोड़ देते हैं जी, या ओवर ईट करना शुरू कर बिल्कुल देते हैं। ऐसे ही, एतदाल नहीं है। एतदाल नहीं है। अब जैसे कि पकौड़े आप बना रहे हैं, अगर घर में पकौड़े बन रहे हैं, आपका दिल चाह रहा है पकौड़ा खाने का, 100 दफ़ा खाएं, लेकिन सारे ना खाएं ना, 10 पकौड़े ना खाएं, जी 2 पकौड़े खा लें। बिल्कुल। उसी तरह कड़ी बहुत ही मज़े की चीज़ है, थोड़े से चावल डाल के ज़्यादा कड़ी डाल लेती हूँ और वो खा लेती हूँ, क्योंकि कड़ी में योगर्ट है, उसमें प्रोबायोटिक्स है। बिल्कुल। देखिए इन सब चीज़ों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। हर चीज़ से। एंड
एट द सेम टाइम किसी भी मेजर, ये निकाल लो जी, ये वाला किसी भी निकाल मेजर फ्रूट ग्रुप को जब आप निकाल लेते हैं अपनी डाइट में से, तो उसके फिर बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अब ये देखें, हमने ये रेडी कर दिए पकौड़े, अब हम नेक्स्ट लॉट डाल देंगे। और देखिए ये भी तो एक खुशी होती थी, ये भी तो एक एक्साइटमेंट होती थी कि आप अपनी फैमिली के साथ खाना बना मिलके रहे किचन में काम हैं, करते इंजॉय कर रहे हैं, मिल के किचन में काम कर रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम्स ये हो गई है कि हमें पता नहीं किस लेवल का की चीज़ें चाहिए, पता नहीं हम क्या चाह रहे हैं। और फिर जब जिंदगी में सेटिस्फैक्शन नहीं होती है तो फिर हम उस पर डिप्रेस्ड भी होते हैं। सेटिस्फैक्शन तो तब भी आएगी ना जिंदगी में जब आप छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट जो करेंगे। आज हाथ में है उसमें खुश हो जाएं तो उफ अल्लाह, कल की टो में इंसान अपने आज की इतनी बर्बादी फेर देता है। अब जैसे कि इस बच्चे का देखो, कितने अफसोस की बात है, बिल्कुल, तो उसे स्पोर्ट्स ही छोड़ दी। इतना ही डिस्हार्ट जस्ट स्टॉप प्लेइंग स्पोर्ट्स बिकॉज़ हिज पॉइंट वाज कि यार जब करके भी किसी ने नहीं अप्रिशिएट करना जी। तो ना करके क्या फायदा। और सिंपल सी बात है, अब उसके फादर अक्सर कहते हैं कर जाता तो ये, तो कर जाता तो वो। हाँ। मेरा बड़ी दफा दिल चाहे घूम के कहने का कि भाई आपने उस बेचारे को मार्जिन कब दी? जी, आपने तो उस बेचारे को डांट डांट के उसका बुरकस निकाल दिया। वो खुशी खुशी आपके पास आता था कि अब्बा है वेखो, तो तुसी कहंदे सी कि मैं की करा। ऐसे तो नहीं करना ना। बिल्कुल। देखिए यही बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, यही हमारा सासा है। इनको अगर हम सही तरीके से नहीं लेके चलेंगे, मोटिवेट करेंगे, जो कर रहे हैं बेटा ये ठीक है, इतना ओके, लेकिन मजीद के लिए आप कोशिश करें, एफर्ट करें, वो इतना काफ़ी होते हैं। उसी चीज़ से बच्चे फिर मोटिवेट होते हैं। मैं इसी चीज़ पे तो अक्सर परेशान भी होती हूँ और डिप्रेस्ड भी होती हूँ कि यार वी जस्ट पुट टू मच प्रेशर। टू मच अपनी ज़ात पे भी हम इतना प्रेशर डालते हैं। बिल्कुल। अब जैसे कि घर पे मेहमान आ रहे हैं खाने के लिए, पहले इतनी टेंशन होती थी जितनी अब होती है। बहुत। कोई गेस्ट आ रहा होता है तो एक अजाब पड़ा हुआ होता है कि ये भी करना है तो इम्प्रेस भी करना है। हाँ तो जी। ओ भाई, अब इंसान तो वो होता ना कि बस सिर्फ ये होता था कि जो दाल दलिया है मिल के खा लिया। उस टाइम पे हमारी शायद ये प्रायोरिटीज़ होती थी, मगर अब ये है कि पूरा मेन्यू होना चाहिए, पूरा एक सेटअप लगे, तो इसलिए वो जाहिर बात है कि वो एक प्रेशर आप पे इतना ज़्यादा आ गया उस चीज़। यार मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि पंजाब साइड पे ये जो डिशेस का है ना कि वन डिश वाला जो मामला था, बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स अ एटलीस्ट ब्लेसिंग। उसकी वजह से थोड़ी सी एक आसानी है पैदा हुई है कि वरना तो लोग 50-50 डिशेस रखते बनाते थे, थे। बिल्कुल। और इतना प्रेशर होता था पेरेंट्स के ऊपर भी कि भाई अब हम शादी है तो फलां की बेटी की कमर शादी पे टूट गए जाती थे थी। तो 8-8 उधर डिशें थी, तो अब हमने भी 8-8 बनानी है और सारी मटन की और बीफ की। और यार किस तरह करे लोग। नहीं, बिल्कुल आपने लोगों के फाइनेंसेस को भी देखना है, जो हम बिल्कुल भी नहीं देखते। ऐसे ही, बिल्कुल। खैर, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जहाँ पकौड़े फ्राई हो रहे हैं वहाँ पे हम वेट लॉस की भी बात करेंगे, हेल्दी अंदाज में किस तरीके से आपका वज़न कम हो सकता है। और ऑफ कोर्स हम कुछ ऐसी रेसिपीज़ भी लेंगे जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, जिससे आपकी वेट लॉस में मदद होगी। तो हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं पकौड़े खाते हुए, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। पानी का घूंट लेते हुए आपको वेलकम बैक किया। और जैसे कि आपने देखा, पानी का मैं ज़्यादा ही इस्तेमाल करती हूँ हर वक्त, एवरी डे ऑन द शो। चाय का कप हो या ना हो, पानी हमेशा साथ पड़ा होता है। बिकॉज आई हैव लर्नड ओवर द ईयर्स दैट पानी की इनटेक आपको बहुत बीमारियों से भी बचाती है और आपके वेट को मेंटेन करने में और वेट लॉस के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। और सोचें, पानी एक ऐसी चीज़ है जो आपको मुफ्त में मिलती है। सो एटलीस्ट फ्री चीज़ों को तो बंदा पहले एंजॉय कर लेना। हमारे साथ है न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट ज़ैनब गोंदल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़ैनब, सबसे पहले तो अभी जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, मैं आपका भी ओपिनियन चाहूँगी कि देखो, छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी चीज़ों में खुश होना, ये छोड़ दिया है लोगों ने। आपकी जनरेशन ने तो वो वक्त देखे ही नहीं जो मैंने या आमना ने देखे, शेफ़ आमना ने, कि मतलब छोटी छोटी चीज़ होती थी, घर में पकौड़े बन रहे होते थे, एक थल्ली होती थी एक्साइटमेंट की यस। कि पकौड़े बन रहे हैं, और वो ही बहुत होता था। अब घर में 10 डिशें बनी हुई होती हैं, बच्चे वही भूसी हुई शक्ल बना के बैठे होते हैं कि फलां बंदे ने ऑनलाइन तो अपने घर में ये वाली चीज़ें बनाई थी। लेकिन अब मज़े की बात यह है कि अगर हमने छोटी छोटी खुशियों पे खुश होना छोड़ दिया है तो हमने अपनी लाइफ में खुद ही डिज़ास्टर्स भी तो क्रिएट करने शुरू कर दिए हैं। आप अभी भी एक चीज़ इमेजिन करें, आप 10 साल के या 8 साल के बच्चे को कुछ भी मज़े का दे दें, कुछ चॉकलेट्स दे दें, कुछ दे दें, और या एक छोटी सी गाड़ी उसको ले 10 दें। साल बड़ा कह रही हो, अब 3, 4, 5 साल की उम्र तक ये एक्साइटमेंट रहती है। नहीं, उससे आगे बताने लगे, स्कूटी ले दें उसको छोटी सी गाड़ी ले दें, वो उसमें बैठ के घूमता फिरता रहे।
बहुत एक्साइटमेंट और होगी। जान वो छोटी सी गाड़ी भी जो आप उसको खरीद के देंगे वो 35,000 से लेके लाखों की है। 1.5 लाख तक जा रही तो है देखो कम से बात कम। वो करो ना जो रियलिस्टिक है बेटे। बात ये कि आप अफोर्ड कर लोगे, शायद मैं अफोर्ड कर लूंगी, लेकिन एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो Yeah. इतनी महंगी महंगी चीजें अफोर्ड कर पाना ऑफ कोर्स एक प्रॉब्लम है। यार और उस हम चीज़ तो को आई रिमेम्बर समझना जैसे कि ज़रूरी है। एसी, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल फ्रिज आया है तो उसका कार्टन जो होता है पूरा डब्बा होता है, वो डब्बा पूरा इसी तरह से ऊपर उतर आता था, वो डब्बा नीचे रखते थे। मजाल है कि अगले 10 दिन तक कोई उस डब्बे की जान छोड़े। हाँ। वो डब्बा हमारा एक डॉल हाउस बन Toy, जाता था, वो हाँ। हाउस बन जाता था। नाइस। कभी आप और मैंने डॉल हाउस बना लिया, कभी मेरे भाई ने उसको टनल बना लिया, उसको आपने कभी लॉन में जाके खेल लिया, और वो कार्टन जब तक उसका नाश नहीं बचता था तब तक वो उस कार्टन की जान नहीं छोड़ते थे। बिल्कुल सो द फैक्ट इज दैट छोटी सी चीज है ना, किसी अप्लायंस का बिल्कुल। डब्बा, बिल्कुल। लेकिन आप ये हॉपस्कॉच टापू, देखिए या एक छोटा पत्थर चाहिए होता है और चौक चाहिए होता था और हम बना लेते थे। चौक नहीं भी होता था तो जो डिबिया बनी होती थी जमीन के अंदर, हम उसी में खेल लेते थे। यस, उसका एक अलग मज़ा होता था। लेकिन बड़ों में वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। आप बड़े जैसे जैसे होते जाते हो, शायद चीज़ें जो हैं वो उस तरह से आपको खुशी नहीं कर रही होती या सेटिस्फाई नहीं कर पा रही होती हैं आपको, और आप इसलिए खुश नहीं आई होते। गिव यू एन एग्जांपल ज़ैनब। आज मैं आपको चॉकलेट पकड़ाऊं तो आप कहोगे थैंक यू आपी। यही चॉकलेट मैंने आपको 4 साल की उम्र पे पकड़ाई होती तो आपने तो लुडियां डालनी थी। अच्छा, मज़े की बात हम बताऊं, बड़े होते जाते हैं, हम बेकदरे होते जाते हैं। लेकिन मैं आपको यही बात बताने लगी हूँ कि मेरे में मैंने ये चीज़ अभी भी है कि कोई छोटी सी चीज़ भी, फॉर एग्जांपल आप मुझे कोई पेपर है या कुछ भी है जो ऐसे कि मतलब मैं उसको देख के खुश हो जाती हूँ। मुझे ये होता है कि स्माइल है ना, आप जब करते हो आपके पूरे फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं उनकी एक्सरसाइज होती है, आपके मसल्स जो हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं, और जितना आपका फेस का मसल स्ट्रांग होता है आप उतने जवान रहते हो। आपने अगर एंटी एजिंग के प्रोसेस में जाना है और एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करना है तो हंसते रहें। जब आप हंसते हैं, आप सिंपल देखें, पूरा एक ये चीज़, ये बोन आपकी टी बोन, आपके जॉ लाइन बनता ही स्माइल से। आपसे स्माइल करना शुरू कर दें, जॉ लाइन बन जाएगी। कहते हैं कि स्माइल करना बड़ा ज़रूरी है वज़न कम करने के लिए। यस, क्योंकि आप हंसते हो, आपके हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, जो आपके हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, आपके जो सैड करने वाले हार्मोन्स होते हैं उनको लोअर कर देते हैं और आपका वज़न ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। और खुशियों का बड़ा डायरेक्ट रिलेशन जो है वो आपके खाने के साथ भी होता है। अच्छा खाना मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं, अच्छा खाना ना मिले तो हम बड़े उदास हो जाते हैं। जैसे मैं अंदर एंटर हुई हूँ, पकौड़े देख के मेरी जो एक वो, हाँ, लेकिन स्माइल वेट आई। लॉस में सबसे पहले आप लोग फ्राई चीज़ें बंद करा देते हैं। देखिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो फ्राइड चीज़ें वंस इन अ ब्लू मून ऑफ कोर्स बहुत अच्छी हैं। पकौड़ों की अगर मैं बात करूं तो उसमें आलू है, प्याज है, बेसन है, जो आपके लिए सभी हेल्दी है। लेकिन जब हम उनको डीप फ्राई कर रहे हैं ऑफ कोर्स वो उतना हेल्दी नहीं रहता। लेकिन बात ये है कि अगर सरसों के तेल में आप Yes. इसको फ्राई करें तो वो एक हेल्दी ऑप्शन है। उसके साथ साथ अगर आप उसको कड़ी में डालते हैं हाँ, तो आप बिल्कुल। 2 पकौड़े खा लेंगे। अगर आप Exactly. नॉर्मल खाएंगे तो आप 8 खा लेंगे। बिल्कुल, फर्क ही है। लेकिन क्योंकि अब शादी का सीजन हाँ पीक जी। पे है, उसके अलावा लोग जो हैं अपनी शादी हो या फैमिली में शादी हो, पता नहीं क्यों लोग बाहर के ममालिक में गर्मियों में वेट लूज करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ सर्दी में सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है कि वेट कम करें। जी, जबकि बाय द वे सर्दियों में वेट अच्छा कम हो सकता है। Yes. होता ही है कि सर्दियों में आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा तेज़ चल रहा होता है क्योंकि सर्दी की वजह से आपकी बॉडी ने हीट को जनरेट करना होता है। तो जब आप सर्दी और इन मामलात में जाते हैं, जब बाहर सर्दी में जाते हैं तो आपकी बॉडी एक्स्ट्रा एफर्ट कर रही होती है, तो एक्चुअली सर्दियों में वेट लॉस अच्छा कम हो सकता है। लेकिन सर्दियों में भूख भी ज़्यादा लगती है। यस। हमारे ना कुछ मसाइल सर्दियों के साथ साथ जैसे आजकल हमारे घरों में चल रहे हैं, यूजुअली भी हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला क्या है जी, आपके हलवा जात जो हैं वो गाजर का हलवा, पेठे का हलवा, अंडे का हलवा, अब दाल का हलवा, हर मतलब बादाम, हर चीज़ जो है वो इतनी फैसिनेटिंग और प्यारी है कि दिल करता है इसको खाया जाए। गजरेले की बात कर ली जाए, कुछ भी अगर हम बात कर रहे हैं तो बड़ी एक आपकी तरफ अट्रैक्शन है कि अच्छा मुझे तो ये खाना है या मुझे तो ये करना है। लेकिन
आपने अगर उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया तो ऑफ कोर्स वो आपकी हेल्थ पे जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स दे रहा होगा। गाजर का हलवा है, गाजर इज़ सो गुड फॉर योर स्किन, आपकी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ए का बड़ा अच्छा सोर्स है। रेटिनॉल सीरम्स हम ले के लगा रहे होते हैं, सिर्फ गाजर खाना शुरू कर दें, रेटिनॉल बॉडी में पूरा हो जाएगा, आपकी स्किन ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। लेकिन हम उसको जब हलवे की फॉर्म में बहुत ज़्यादा ऑयल के साथ खाते हैं या बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं तो वो ऑफकोर्स काम ख़राब हो जाता है। जैसे कुछ दिन पहले मैं किसी के घर गई तो मुझे पता है उनको सोन हलवा बहुत पसंद है, मैं उनके लिए वो सोन हलवा ले गई और थोड़ा सा साथ गाजर का हलवा मैंने लिया क्योंकि उनको वो भी पसंद है। मेरे बैठे बैठे कुछ मेरी दोस्त भी हैं तो मैं उनके साथ वो गिला भी नहीं कर सकती, कुछ मेरे साथ बैठी हैं वो उन्होंने उसी टाइम पे वो बॉक्सेस खोले, स्पून पकड़ी है और पूरे के पूरे डब्बे उन्होंने आधे आधे करके फिर साइड पे रखे हैं। और मैं उनको मना कर रही हूँ, साथ साथ कह रही हैं घर वाले देते नहीं है, तुम ले आई हो तो अब खा लेने दो, कुछ नहीं होता। यानी कि ये कोई अच्छी दोस्त नहीं है, क्योंकि अगर मना है चीज़ें न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो भी आपको खिला देंगे। क्या बात है आपकी। असल में मेरी दोस्ती आपको पता है कि ज़रा एज बड़ों में भी होती है, छोटों में भी, सब में है, तो वो ज़रा एजेड हैं। तो अब एक एजेड बंदे को जो चीज़ पसंद है अगर आप उसको वो नहीं दे रहे हो तो क्या फ़ायदा। और मैं तो उनके लिए लेके कम क्वांटिटी भी इसीलिए गई थी। बट देखो ना, वही वाली चीज़ है कि हम एक्चुअली खाते, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वेट लॉस में ये आता है कि हम खाते ऐसे हैं कि जैसे वो हमारी आखिरी मील है। ट्रू। व्यूअर्स, आई स्वेयर टू गॉड, मुझसे सब पूछते हैं कि तुमने वेट कैसे कम किया। अगर मेरे वेट लॉस का आप फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो वो ये है कि मैंने अपने आप को ये याद कराना शुरू कर दिया कि ये जो मेरे सामने अभी आया ना, ये मैं फिर से खा सकती हूँ। एग्जैक्टली। कल भी खा सकती हूँ अगर दिल चाहे, इतना खाऊं जितना मेरे पेट गुंजाइश देता है और उसके साथ साथ जितना मैं हजम कर पाऊंगी। बिल्कुल मेरी जिंदगी आसान हो गई है ज़ैनब। बिल्कुल। और आपका तो हौका फॉर्मूला चढ़ता है, कभी कभार खाने का चढ़ता है हौका, हर बंदे को चढ़ता है। वो जो होता नहीं है कि एकदम से दिल चाहता है हर चीज खा लो। लेकिन आप तो प्लीज ना करें। निहारी आपको इतनी ज्यादा पसंद है, स्टिल आपके साथ बैठे हुए हो, आप आधा नान खाकर निहारी जो है वो स्पून से खा रही होती है। अब हाँ, पहले नहीं, पहले ये होता था कि यार आज निहारी खा रही हूँ, फिर मैंने डाइटिंग शुरू कर देनी है, हाँ। तो अब अगले 3 हफ्ते या 1 महीना मैं नहीं खा पाऊंगी, तो मैं इतना खा लेती थी कि वो रात भी अजीरन गुजरती थी। अगर सुबह खा ली तो पूरा दिन अजीब भारीपन, हुनूदगी और नौजिया। यस। बात ये कि व्यूअर्स, पेट आपका इतना सा है, इतना सा पेट है, इसमें आधे नान से ज्यादा नहीं आ सकता। ट्रू। जब आप इसको भरेंगे तो वो तो एक मसल है ना, वो स्ट्रेच होके इतना हो जाएगा, बिल्कुल। फिर उसको हजम करते करते बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका। ट्रू। उसको ना टॉर्चर करो। दूसरा, ऊपर से आजकल हर वीकेंड पे शादी है, हर इंसान अच्छा तो लगना चाह रहा है लेकिन शादी पे जाकर वो उस खाने को भी आखिरी खाना समझ रहे होते हैं। और शादी पे लिटरली लोगों की प्लेट्स देखकर कुछ दिल को हो रहा होता है। और प्लीज़ व्यूअर्स, ये मेरी रिक्वेस्ट है, जब खाना डालते हैं तो इतना डालें जितना खा सकते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा पब्लिक सर्विस मैसेज भी देना है। दुनिया में ऐसे आज, बल्कि ब्रेक के बाद हम ह्यूमन राइट्स पे बात करेंगे, और देखिए जब इंसानी हकूक़ की बात करें तो इंसान का बेसिक राइट है कि उसके पास रोज़ी रोटी होनी चाहिए, वो खाना खा सके। बिल्कुल। तो जब आधी दुनिया में लोग भूखे मर रहे हैं तो क्या जायज़ है कि आप एक इतनी सी प्लेट के ऊपर इतनी बड़ी ढेरी खाने की डालें? और फिर 10 से निवाले, ज़ाया करें। 20 निवाले खा लेंगे आप, और बाकी के 40 निवाले आप ज़ाया कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये फेयर बात नहीं है। एग्जैक्टली, ज्यादती है। लेकिन छोटी और छोटी किसी भी चीजें चीज़ की ज्यादती आपको वेट गेन की तरफ लेके जाती है। और मेरा ये ख्याल है कि अगर आप शादी पे खा रहे हैं, घर पे खा रहे हैं, अब थोड़ा सा खाना निकालें, उसको पहले खाएं, ख़त्म करें, अपनी प्लेट साफ़ करें, जो कि सुन्नत भी है ऑफ कोर्स। उसके बाद अगर आपको भूख हो तो आप और डाल लें, अदरवाइज़ आप मत खाएं। आपकी प्लेट भी साफ़ हो जाएगी, खाना भी ज़ाया नहीं होगा और आप फुल भी हो जाएंगे। और अक्सर जो हम ये बात कर रहे होते हैं कि स्किन पे एक्नी बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है विंटर्स में। यार विंटर्स में एक्नी भी होनी शुरू हो जाती है, और उसके साथ होता ही है कि क्योंकि लोग वेट लॉस बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो जो एक्नी होती है वो अक्सर एक्नी नहीं होती, वो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स निकल रहे होते हैं और स्किन पे ग्लो नहीं रहता। बिल्कुल। अब बात ये कि व्यूअर्स, आपकी अपनी चॉइस है, आपने वेट कम करके अजीब मुरझाया हुआ लगना है या आपने अपने वेट को हैवियर रख के अपने आप को रौनक वाला चेहरा रखना है। लेकिन उन दोनों के बीच का भी एक हैप्पी मीडियम है कि आप अपना वजन भी कम कर सकते हैं और उस कम वजन के साथ साथ आप अपने चेहरे के ऊपर भी रौनक लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ब्रेक के बाद हम आपके साथ कोई ऐसा फार्मूला शेयर करें जो आपको ऐसे 50 किलो आपका वज़न कम कर देगा, तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है।
इवन अगर आप जाके लाइपोसक्शन भी करवाते हैं तो एक हद से ज़्यादा आपका वेट नहीं होता। कम नहीं होता, क्योंकि लाइपोसक्शन एक्चुअली वेट लॉस के लिए नहीं होता, लाइपोसक्शन आपके स्पॉट्स को रिड्यूस करने के लिए होता है। अनलेस आप गोश्त के पीसेस काट के उतारें, मैं नहीं जानती हूँ कि कोई भी ऐसा तरीका है जिससे आप 35 किलो अपना वेट एक हफ्ते में, 10 दिन नहीं में, possible। महीने में कम कर लें। स्लो प्रोसेस होती है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। बिल्कुल। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद ज़रूर आपके साथ फॉर्मूला शेयर करेंगे। इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सी ऐसी चीज़ें शेयर की हैं जो हमने खुद भी ट्राई की, उन्होंने अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर की। इस पे मज़ीद और बात करेंगे। कोई ऐसी ड्रिंक, कोई ऐसी फक्की, कोई ऐसा पाउडर, कुछ मेरे पास भी चीज़ें हैं, कुछ इनके पास चीज़ें हैं, हम मिलजुल के आपके साथ शेयर करेंगे। आप उनको ट्राई ज़रूर करें, लेकिन व्यूअर्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बगैर कुछ पॉसिबल नहीं है। आपने 2-2 पराठे सुबह खाने हैं, दोपहर को आपने 3 खमीरी रोटियां खानी है, रात को आपने पराठे के साथ अपना मतलब रात को आपने पराठे खाने हैं, तो आई एम सॉरी, वेट तो कम नहीं होगा, वेट बढ़ेगा ही। सो ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड शादी सीज़न में किस तरीके से अपने वेट को मैनेज करें, क्योंकि शादियां तो अटेंड करनी होती हैं और रात को जब खाना सर्व होता है 9:30-10 बजे के करीब, तो उस वक्त इतनी भूख लगी होती है कि इंसान बहुत ज़्यादा खा लेता है। सो क्या करें, ये जानेंगे हम ज़ैनब गोंदल से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, द ब्रिलियंट ज़ैनब गोंदल इज़ विद अस। देखें, डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, लेकिन क्योंकि फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं तो ये जानती हैं कि कौन सी चीज़ में क्या है और किस तरीके से वही बेसन जिसको कहते हैं कि वो मोटा करता है, आप किस तरीके से उसी बेसन को यूज़ कर सकते हैं अपने वज़न को कम करने के लिए। सो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल इट चुको तो न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन निकलता है, काम किसी को नहीं आंदा ज़ैनब। मैं किसी के अगेंस्ट तो नहीं बात करूंगी, लेकिन ये बात ज़रूर कहूंगी कि मैं जो बता रही हूँ वो सुन लें, अमल कर लें, हो सकता है कोई फ़ायदा हो जाए, कोशिश करूंगी। सो क्या करें? देखो, डिटॉक्स ड्रिंक्स भी बड़ी इन हैं, यस, कीटो आज भी लोग कर रहे हैं, जो गज्जे हो गए हैं my सारे God। कर करके कीटो। अच्छा, उसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट्स भी चल रही हैं, फिर फ्रूट जूस डाइट भी, जूसिंग भी चल रही है। क्या करें जिससे चेहरे पे भी रौनक रहे, वेट भी कम हो इंसानों की तरह? ये ना, अब ये भी नहीं ना कि मतलब 1 किलो कम हो रहा है हर महीने, वो भी लोगों को बॉदर करता है। देखो, 1 to 2 किलोज अ वीक एक हेल्दी वेट लॉस है। बिल्कुल परफेक्ट है। एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी खाना या पीना आपने बंद नहीं करना। फॉर गॉड सेक, आपने जो भी डाइट प्लान खुद बना रहे हैं, मुझसे बनवा रहे हैं, किसी और डाइटिशियन से बनवा रहे हैं, डाइटिशियन किसी से बनवाने का आपको डाइट प्लान ये फ़ायदा होगा कि वो आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको बैलेंस आउट करके आपको देंगे, आपकी कैलोरीज जो हैं उसको काउंट करके आपके अकॉर्डिंग आपको डाइट प्लान बना कर देंगे। और उसमें सबसे मज़े की चीज़ ये है, रोटी, चावल, दालें, आलू, सालन, कुछ भी आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आप जितना खा रहे हैं उससे ज़्यादा आप कैलोरीज अपनी बर्न कर रहे हो। जिसकी एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैं अक्सर ये देती हूँ आप लोगों को, और हमेशा देती हूँ। मोटरवे पे अगर एक गाड़ी 120 पे जा रही है, आपने अगर उससे पीछे रहना है तो आपको 120 से स्पीड कम रखनी पड़ेगी, उसके इक्वल रहना है तो 120 पे रहना पड़ेगा, और उससे आगे जाना है तो 130 पे कम से कम आप जाएंगे तो ही आप उसको क्रॉस कर पाएंगे। सेम इज़ द एग्जाम्पल, आपकी बॉडी की अगर 120 कैलोरीज रिक्वायरमेंट है, आपने अगर उसको वज़न को कम करना है तो 120 से कैलोरीज या तो कम करें या उन कैलोरीज को बर्न आउट करेंगे तो वज़न कम होगा। अगर आपने मेंटेनेंस कैलोरीज में रहना है तो 120 कैलोरीज ही आप लेंगे, और अगर आपने कैलोरीज को इंक्रीज करना है यानी वज़न को बढ़ाना है तो 120 से आप ऊपर जाएंगे तो ही वज़न आपका बढ़ेगा। लेकिन हम जो एक छोटा सा मसला करते हैं वो ये करते हैं, आज रात को फॉर एग्जाम्पल मैंने शादी पे जाना है, तो मेरी पिछली रात से तैयारी शुरू हो जाती है कि जी मैंने शादी पे जाना है, सुबह ना मैं नाश्ता करती हूँ ना मैं दोपहर का खाना खाती हूँ कि अब तो शादी पे जाना है, रात को ही जाके खाऊंगी ताकि मेरा वज़न ना बढ़े। लेकिन रात को ही तो खाना सबसे बुरा है व्यूअर्स। एक्चुअली आपने नाश्ता हैवी करना है, हेल्दी और हैवी से मुराद ये नहीं कि 10 पराठे खा लें। अच्छा, फुलफिलिंग जिसमें प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, आपके फैट हो, गुड फैट हो, दलिया खाएं, उबला अंडा ले लें, साथ में एक बोल पॉरिज का ले लें, दूध का ग्लास पी लें, कॉफ़ी पी लें। लंच आप अच्छा मुनासिब करें, लेकिन रात का खाना, डिनर, जिसके बाद आपने फ़ौरन सो जाना है,
बहुत से लोग, आप जो बात कह रही है ये मेरी ऑलमोस्ट सारी फ्रेंड्स करती है और मेरी इसी बात पे लड़ाई होती है कि भाई अगर सारा दिन भूखे रहोगे तो इतनी पागलों वाली भूख लगनी है कि रात को डबल खा लोगे। एग्जैक्टली और उसमें एक और पॉइंट आता है, आपका स्टमक ये है, ठीक है, आपने सुबह से उसको कुछ नहीं दिया हुआ, वो और श्रिंकन होके ये हालात हो गए होते हैं उसके कि वो टोटल डाइजेस्टिव प्रोसेसेस जो होते हैं उनको सिक्रीट उसने पूरा दिन नहीं किया, एंजाइम्स नहीं निकले, उससे डाइजेशन नहीं की। आपने अपने खाने में सबसे पहली चीज़, आप शादी पे जाके क्या करते हैं, या तो आप क्रैकर्स खा रहे होते हैं, या आप सॉफ्ट ड्रिंक कोई पी रहे होते हैं, या जूस ले रहे होते हैं, या सूप जा रहा होता है। सूप में कॉर्नफ्लावर की बहुत अच्छी अमाउंट होती है जिसकी वजह से आपका एकदम जो है वो शुगर स्पाइक जाता है, आपका वजन बढ़ता है। क्रैकर्स ले रहे हो, क्रैकर्स ऑयली भी हैं, वो आपका वजन बढ़ा रहे हैं। जूस ले रहे हो, डायरेक्टली शुगर स्पाइक कर रहा है, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो भी अब इस टाइम आप खाना खाओगे, आपकी बॉडी सिर्फ उतना अपना एब्जॉर्ब नहीं करेगी जितना उसको चाहिए, वो बल्कि ये समझेगी कि मेरे पे एक स्टारवेशन मूड कहत का वक्त आया हुआ है। कहत था, ड्राउट था मेरे पे, अब मुझे जो मिला है मैंने सिर्फ ये खाना नहीं है, मैंने इसको अगले टाइम के लिए भी स्टोर करना है। अब वो अगर उसने कैलोरीज फॉर एग्जांपल 1300 स्टोर करनी थी, वो 1700 से 1900 कैलोरीज स्टोर करेगी फॉर नेक्स्ट टाइम एज वेल। लेकिन होगा क्या, अगले टाइम पे उसने वो कैलोरीज जिसके लिए सेव की थी उस पर आप नाश्ता फिर कर लोगे। कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे आप अपने वेट को मैनेज भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, बल्कि या ऑनलाइन आप जाके देख भी सकते हैं, कॉम्बिनेशन है अजवैन की, मेथी दाने की, ज़ीरे की, सौंफ की और कलवंजी की। हाँ ठीक है, कलौंजी, मेथी दाना, अजवैन, सौंफ और ज़ीरा। ज़बरदस्त। इसको आपने हल्का सा भून लिया, कोई तेल वेल कुछ नहीं डालना, सिर्फ एक पैन के अंदर थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर आप ड्राई रोस्ट भी नहीं करते तो उसका टेस्ट बहुत ऑड सा आता है और उससे ऑयल्स उसके रिलीज हो जाते हैं। और वो उसको आपने एक अमाउंट, 1/4 कप इन आपने पाँचों का डाल दिया। उसके बाद उसको आपने ड्राई रोस्ट किया, वो ज़रा ठंडा हो जाएगा, उसको ग्राइंडर के अंदर डालें, उसको बिल्कुल ग्राइंड करके एक पेस्ट बना, वो बिल्कुल एक फाइन सा पाउडर बना लें। फक्की की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हर मील के बाद। लेकिन हर बंदे को अजवैन नहीं सूट करता, हर बंदे को ज़ीरा नहीं सूट करता, हर बंदे को सौंफ नहीं सूट करता। तो जिस बंदे को मेथी दाना, अजवैन, सौंफ, ज़ीरा, कलौंजी ये सारी चीज़ें सूट करती है वो उसको ट्राई करें। अब मैं ये बना के अपने पास एक छोटी सी बॉटल रखती हूँ, अपने पास गाड़ी में भी होती है, मेरे पर्स में भी होती है और मेरे बेड साइड टेबल पे भी है। जब कभी मुझे लगे कि ज़रा बदहज़मी हो रही है, मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ और हर मील के बाद मैं 1/4 चम्मच लेती हूँ। अब नहीं लेती क्योंकि वेट मेरा ज़्यादा कम हो गया, बट यूजुअली मेरे पास इसी तरह होता था। ये एक एग्जांपल है। ये हर्ब्स, ये जो सीड्स हैं, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। सिर्फ मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के साथ साथ इनके और बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आपकी गट हेल्थ को अच्छा करते हैं, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी के लिए स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर आते हैं कि जो आपने खाना खाया उसको भी हजम करेंगे और आप जो अगला खाना खा रहे होंगे तब तक आपका डाइजेशन प्रोसेस जो है उसको बड़ा स्पीड अप रखेंगे। इसी में एक दो चीज़ें और आप डाल सकते हैं। अगर जोड़ों की दर्द आपको होती है, आप इसमें थोड़ी सी हल्दी और अपनी काली मिर्च ऐड ऑन कर लें। काली मिर्च इसलिए कि एक वो आपके जिस्म की बादी मारेगी, दूसरा आपकी जो हल्दी है उसकी एब्जॉर्प्शन कर क्यूमिन की जो है उसको बूस्ट अप कर देगी। अब देखिए ना, ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी। ये एक चीज़ है, लेकिन अगेन आप सिर्फ ये फक्की टाइप ले रहे हैं और कहीं मेरा वजन कम हो जाए, पॉसिबल नहीं है व्यूअर्स। देखिए, आप सिस्टम को बूस्ट अप कर रहे हैं कि वो ज़रूरत से ज़्यादा को बर्न करे, तो क्या बेहतर नहीं है कि उतना डालें जितना आपको चाहिए है, जिस्म की जो ज़रूरत है, साथ में आप ये वाली चीज़ें कंबाइन कर लें, आपका वेट लॉस भी हो जाएगा, आपका पेट भी भर जाएगा। एक सिंपल सा डाइट प्लान शेयर करूं? डाइट प्लान भी शेयर करें और फिर आपने एक ड्रिंक भी शेयर करना। डन। ड्रिंक मैं इसी में ही डाइट प्लान में ही शेयर कर दूंगी। ठीक है। सबसे पहले आप जब सुबह उठें, अगर तो आपको लगता है कि आपकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है या आपके शुगर स्पाइक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने सुबह उठते ही दालचीनी जो है उसको या तो पानी को बॉईल कर लें, 1 कप में दालचीनी डाल लें 1 इंच और उसके ऊपर से पानी पोर करें, आप उसको पी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके हार्मोन्स जो हैं वो अनबैलेंस हुए हुए हैं या आपको PCOS का प्रॉब्लम है, तो आप सुबह उठते ही जो मेथी दाना है उसको पानी के अंदर या तो सोक करके ओवरनाइट रख दें, पानी गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको एज इट इज़ पी लें। ये आपके एंटी एजिंग में भी काम मेथी करेगा। दाने समेत? मेथी दाने समेत, यस। होता ना कभी कभी कहते हैं कि छान के पी लें। छान लें, उसको चबाएं नहीं, अगर आप चबा लें तो ज़बरदस्त हो जाएगा।
कलौंजी, अगर आपको दर्दें बहुत ज़्यादा रहती हैं, तकलीफ़ है, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, सर्दियों में जैसे पिछले पूरे 1 महीने से ऑलमोस्ट मैं तो लोगों से ये सुन रही हूँ, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, ये इश्यूज़ हैं, तो आप ये तीनों ड्रिंक्स जो हैं ये आपके लिए बहुत अच्छी हैं, आप तीनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी आती है आपके नाश्ते की। आपकी अपनी शादी है, आपने किसी की शादी में जाना है, या आपने वैसे वज़न कम सर्दियों में करना है, तो सबसे बेस्ट वे जो है वज़न कम करने का वो ये है कि आप 2 उबले हुए अंडे और 1 दूध का ग्लास, जो कि ऑफ कोर्स मलाई के बगैर होगा, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको अंडे और दूध से कुछ डिफरेंट चाहिए तो आप पोरिज का ऑफ कोर्स इस्तेमाल, जैसे हम बात कर रहे थे, आपने 2 चम्मच दलिए के लिए अनकुक्ड दलिया जो होगा वो आप लेंगे, आप उसको पानी लेंगे 2 कप, उसके अंदर कुक करेंगे और उसके अंदर आपने 1/4 कप जो दूध है उसको ऐड ऑन कर देना है। आपने उसको पका लिया थोड़ा सा, उसके बाद आपने उसके अंदर 5 बादाम, 2 काजू, 1 पिस्ता और 3 से 4 किशमिश ऐड ऑन करनी है मीठा करने के लिए। उसको आप चम्मच से जो है वो बोल में खा सकते हैं। उसके बाद आपका मिड मॉर्निंग स्नैक, आजकल आप देख रहे हैं ऑरेंजेस जो हैं वो हर तरफ हैं, आप 1 से 2 ऑरेंज जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्नैक टाइम पे। अब स्नैक टाइम आपका टोटली आपके टाइमिंग पे डिपेंड कर रहा होगा। अगर आपने नाश्ता सुबह 8 बजे कर लिया तो आपका जो स्नैक है वो 11 बजे हो सकता है। अगर आपने सुबह 9 बजे या 10 बजे नाश्ता किया है तो आपका स्नैक जो है वो 12 से 1 बजे हो जाएगा। जितना आप लेट करते जाएंगे, आप कोई सी अंदर से एक मील जो है वो स्किप प्रॉपर कर सकते हैं। अब फाइबर का कंटेंट जो है वो बॉडी को देना बहुत ज़रूरी है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके जो भी आपको सब्ज़ी पसंद है, मैं ये नहीं कह रही कि ये स्पेसिफिक या ये स्पेसिफिक, चंद बता देती हूँ, बाकी आप खुद से ऐड ऑन कर लें। शिमला मिर्च ली जा सकती है, ग्रीन रेड दोनों मार्केट में अवेलेबल हैं, आप दोनों भी डाल सकते हैं, कोई सी एक भी डाल सकते हैं। ग्रीन मिर्च आपने जो है इसमें लाजमी डालनी है, क्योंकि सर्दी है, जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो सर्दी की वजह से आपकी बॉडी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करती है और उससे आपका बर्निंग प्रोसेस फैट का स्पीड अप होता है। तो जब आप ग्रीन चिली देते हो, सब्ज़ मिर्च कच्ची जो है वो ऐसे सलाद में खाते हो, तो वो आपके वज़न को और कम करने में मददगार होती है। तो इसलिए आपने सलाद में एक कम से कम ग्रीन मिर्च लाजमी आपने डालनी है। उसके अलावा आप इसमें गाजर ले सकते हो, खीरा, टमाटर, प्याज, आपने मटर ले सकते हो, लोबिया ले सकते हो। इसको आपने अच्छी तरह से टॉस कर लिया। अब आपका जो ये बोल है इसका साइज़ ये होना चाहिए जो कि ऑलमोस्ट 150 से 200 ग्राम्स जो है आपका वो आए। इसमें चिकन जो है वो मैंने जानबूझ के ऐड नहीं कराया, क्योंकि मैं प्रोटीन का पोर्शन आपको आगे देना चाह रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं दिया ज़्यादा। आप इसके अंदर इमली का पानी डाल सकते हो। एप्पल साइडर विनेगर जो है वो 1 से 2 चम्मच आप इसमें डाल सकते हो। एप्पल साइडर विनेगर अगर आप सलाद में डाल के खाते हो तो आपके वज़न को भी कम करता है, आपकी बॉडी से जितनी टॉक्सिसिटी है उसको भी ख़त्म करता है, और उसके साथ साथ आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उनको भी बैलेंस आउट करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। तो आपने इसको लाजमी तौर पर एक स्टेप है उसको ऐड करना ही करना है। शाम की जो स्नैक है आपका 4 बजे 5 बजे, वो आपने कोई बहुत हैवी नहीं रखना, क्योंकि सर्दियों के दिन ऑलरेडी छोटे होते हैं, हम चीज़ों को कंप्रेस कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, एक हमने ग्रीन टी का कप ले लेना है या हमने ब्लैक कॉफ़ी का कप ले लेना है, और उसके साथ हमने भुने हुए चने जो हैं, भुने हुए चने कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 1 टेबलस्पून भुने हुए चने जो हैं हमने वो इस्तेमाल कर लेने हैं। अगर आपने नाश्ते में अपने नट्स नहीं लिए तो इस टाइम पे आप 5 बादाम जो हैं उनको अपनी ब्लैक कॉफ़ी या अपनी ग्रीन टी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी और बादाम का जो कॉम्बिनेशन है वो वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो आपने उसको लाजमी तौर पे इस्तेमाल करना है। अब बारी आ जाती है आपके रात के खाने की। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो ये कहते हैं कि सारा दिन बहुत अच्छा गुजर जाता है, लेकिन रात का खाना जो है वो उसमें हम तंग होते हैं, क्योंकि कभी हमारा कुछ खाने का दिल कर रहा होता है, कभी दिल करता है कि बाहर से खाएं, कभी कुछ। आप सिंपल मैरिनेशन जो है वो घर पे कर सकते हैं। चिकन की मैरिनेशन बहुत आसान है। आपने सिंपल करना क्या है, दही ले लीजिए 2 से 3 चम्मच, उसके अंदर जो है अदरक लहसुन ले लें, ग्रीन मिर्च ले लें, काली मिर्च ले लें, लाल मिर्च, नमक, उनको मैरिनेट कर दें और उसको आप सिंपल ग्रिल पैन पे या बेकिंग ट्रे में बेक कर सकते हैं। एयर फ्रायर यूज़ कर सकते हैं, उसको आप यूज़ कर लें। और अगर आप उसको मलाई बोटी की फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो उसके छोटे पीसेस ले लीजिए और उसको उस तरह से बना लें। अदरवाइज़ ये चिकन के अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो आप सूप का ऑप्ट कर सकते हैं, और सूप्स जो हैं उसमें सिर्फ कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं होगा, बाकी आप उसमें कॉर्न डाल सकते हैं,
उसमें आप वेजिटेबल्स जो है गोभी डाल सकते हो, मटर डाल सकते हो, सारे की सारी। आलू को अवॉइड करें, बट अगर आप ऐसे डाइटिंग कर रहे हैं और आप आलू को बॉईल करके खा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। मसला आता है जब आप उनके फ्रेंच फ्राइज बना देते हैं। आलू को जब हम बॉईल करते हैं तो मज़े की बात है उसकी कैलोरीज कम हो जाती हैं, क्योंकि स्टार्च कंटेंट जो होता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रात में डिनर के बाद आपने चिकन ले लिया, सूप ले लिया, उसके बाद आपने 1 ग्लास पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच आपने इसबगोल के डालने हैं, उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, 4 से 5 मिनट रखेंगे। जब वो थोड़ा सा फूल जाएगा उसको पीने के बाद 1 ग्लास पानी और पीना है। ये जो दूसरा ग्लास पानी है ये पहले वाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने उसको कंज्यूम करना है। ये आपका एक पूरा डाइट प्लान है जो कि आपका अच्छा खासा वज़न जो है उसको कम करेगा। ड्रिंक जो है वो बहुत ही सिंपल है, जिसको ग्लो चाहिए स्किन पे, जिसको अपनी जो है वो फैट को बर्न करना है, अपनी बॉडी को एक बर्निंग मशीन बनाना है। सिंपल आपने करना क्या है, 3 से 4 लेमन ले लीजिए, उसको एक ब्लेंडर में डालें, उसके साथ आप एक ऑरेंज डाल दें, थोड़ी सी आप हल्दी, थोड़ा सा अदरक और उसके अंदर काली मिर्चें, नहीं छिलका उतार के और उसके अंदर आपने 1 चम्मच जो है वो अपनी हल्दी का ऐड कर लिया और आपने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद आपने इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल डाल के इसको दोबारा ब्लेंड करना है। अब होगा क्या, ये सारे ही आपके ऐसी चीज़ें हैं जो एक फैट बर्निंग मशीन आपकी बॉडी को बना सकते हैं। लेकिन इसको कंज्यूम कैसे करना है, आपने इसको आइस ट्रे में डाल के इसको फ्रीज़ कर लेना है। सुबह जब आपने उठना है आपने इसकी एक आइस क्यूब निकालनी है और इसके ऊपर गर्म पानी पोर करना है और उसके अंदर थोड़ी सी सिनेमन डाल के आपने इसको कंज्यूम करना है और जो रिजल्ट्स होंगे वो इंतहाई मैजिकल होंगे। ऑसम, थैंक यू सो मच ज़ैनब। वेलकम। व्यूअर्स, आप लोग टिप्स मांगते हैं, आज हमने आपको ऑन एयर बता दी। हम दोनों के यूट्यूब चैनल्स पे भी अवेलेबल हैं इन्फॉर्मेशन। मतलब बात ये कि इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, आप फॉलो करेंगे तब ना। हमें लगता है कि सिर्फ वीडियो देखने से या सुनने से हमारा वज़न कम हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन के बगैर नथिंग इज़ पॉसिबल। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ज़ैनब आपका शुक्रिया, थैंक यू। ब्रेक के बाद व्यूअर्स हम डिस्कस करेंगे इंसानों के बुनियादी हकूक़, क्योंकि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जा रहा है। इंसान के बुनियादी हकूक़ क्या हैं और पाकिस्तान में वो कौन से हकूक़ हैं जो बिल्कुल इग्नोर किए जाते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जा रहा है। इससे रिलेटेड तो बात करेंगे, लेकिन किचन की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि रोज़ी रोटी भी तो एक बेसिक ज़रूरत है हर इंसान की और हर इंसान का हक भी है। जी कड़ी पकौड़ा रेडी हो गया, तड़का लगा दिया है और राइस के साथ सर्व होने के लिए रेडी है। कभी मेरे ख्याल से तो कड़ी पकौड़े चावल के साथ ही होते हैं। बड़े लोग हैं जो कहते हैं नहीं नहीं, कड़ी जो रोटी के साथ, कड़क रोटी के साथ होती है, बड़े मज़े की होती है। वही वाली बात है जो घरों में बचपन से चीज़ें देखी हो, बिल्कुल उसी का ही मजा आता है। वही हमें एक्साइट करती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब बढ़ते हैं आज की अपनी गुफ्तगू की तरफ व्यूअर्स। हम अभी खाने की बात कर रहे हैं। शो की शुरुआत में ये बात की कि देखें हर इंसान का को छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना चाहिए, छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस ढूंढनी चाहिए। लेकिन वो इंसान खुशी कहाँ से ढूंढे जिसके सर पे छत नहीं है, जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, जो फिज़िकली, इमोशनली, सेक्सुअली वायलेट हो रहा है। ऐसा इंसान छोटी क्या बड़ी चीज़ में भी खुश नहीं हो सकता। तो ये ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं, ये जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। आइए मुलाकात करते हैं। अमरीन कुरैशी हमारे साथ हैं, एक रेनाउंड ह्यूमन राइट्स लॉयर। अस्सलाम वालेकुम। अमरीन के साथ हमें ज्वाइन किया है अलीज़ा नकवी ने, आप भी ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीज़ा। एंड देन वी हैव विद अस उम्मे लैला अज़हर, हमारे शो का रेगुलर हिस्सा है, अक्सर हमारे प्रोग्राम पे आती हैं एंड एज़ यू नो शी इज़ अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम। उम्मे लैला, आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं। ह्यूमन राइट्स हैं क्या, इनको हम उर्दू में क्या कहेंगे और व्हाट आर दे, और यही आप तीनों से मैं जानना चाहती हूँ। और फिर ये दिन हम मना क्यों रहे हैं? जी मैम। एक तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप हमेशा ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर मदऊ करती हैं। देखिए, ह्यूमन राइट्स जो हैं इंसान की ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं और इंसानी हकूक़ इसको कहा जाता है। तो बहैसियत मुल्क, जमहूरी मुल्क के हवाले से तमाम ममालिक जो हैं ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करते हुए कॉन्स्टिट्यूशंस में अपने शहरियों के लिए वो हकूक़ मुतय्यन करते हैं और उनको हकूक़ देते हैं, जिसके तहत
एक इंसान बहैसियत शहरी अपनी ज़िंदगी गुजार सके, जिसमें स्टेट जो है उनको प्रोटेक्ट करे और उनके पास वो राइट हो कि वो जब उनके साथ किसी किस्म की एक्सप्लॉयटेशन और इस्तेसाल हो रहा हो तो वो अपने हक़ की खातिर आवाज़ उठा सकें। अब 10 दिसंबर में जो हम हर साल हम लोग ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं, तो उसकी वजह ये है कि अभी पूरी दुनिया में ये देखा जा रहा है और काफ़ी मतलब जब से ये ह्यूमन राइट्स का फ्रेमवर्क अडॉप्ट हुआ है, पूरे दुनिया ने इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में और उसके तय जो है सारा पूरा सिलसिला चल रहा है। हमारे उसमें लॉज हैं, पॉलिसीज़ हैं, हमारी पूरी की पूरी जो लेजिस्लेटिव और फिर लीगल जो फ्रेमवर्क है उसके अराउंड मूव करते हैं। तो उसमें बार बार एक तजदीद अहद की जाती है कि ये इंसानों के ये हकूक़ हैं जिनको हुकूमतों ने तस्लीम किया है और वो जो शहरी हैं वो पूरी तरह इससे फ़ायदा उठाएं और कहीं पे इस्तेसाल हो रहा है तो वो उसके हवाले से पूरा अपने हकूक़ को इस्तेमाल करते हुए वो अदालतों तक जा सकते हैं। बिल्कुल सही जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसानी हकूक़ की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करूँगी मुआशरे में चेंज लाने की बात। हम जैसे आप बात करेंगे, पीटीवी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव उठाया कि हम इसके बारे में बात करें। और इस साल जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है वो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 75 ईयर्स हो चुके हैं UDHR को। एक वो इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है जो सारे वो हकूक़ बताती है जो इंसान को मिलने चाहिए हर किसी हाल में, चाहे उनका जो भी मज़हब हो, जहाँ से भी वो ताल्लुक़ रखते हों, जो भी क्लास उनकी हो। इसलिए उसके बारे में ज़्यादा हमें बात करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ जो ह्यूमन राइट्स का एक मुआशरा जो है, जो उसकी अहमियत है, वो ज़्यादा इसलिए आएगी जब हम इस तरह आएगी जब हम उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे, जो मुझे लगता है हम नहीं करते, इतना हम नहीं करते, जो हमें करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह अभी नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने अपनी मैरिज हेल्पलाइन निकाली, इस तरह बहुत ज़्यादा ऐसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आए हैं। जैसे 1413 पे अगर आप कॉल करें तो आपको मैरिज राइट्स से मुतल्लिक, कस्टडी राइट्स से मुतल्लिक, इनहेरिटेंस राइट्स से मुतल्लिक, निकाह नामे पे क्या होना चाहिए निकाहनामे उससे पे क्या रिलेटेड आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और ये एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, मगर क्या ये काफ़ी है, इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो अच्छा, ready मुझे है। तो हमेशा यही लगता है कि वी टॉक अबाउट इट व्हेन वी नेवर, मुझे कहता है टॉक अबाउट इट, डोंट टॉक अबाउट इट, बी अबाउट इट। मतलब चीज़ को करना भी तो ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मैम आप जानती हैं, आपके पास लोग आके भी बड़े पिटने डालते हैं, अपने ही हकूक़ की आके आपसे बात करेंगे, आप उनको आगाही देंगी और वो फिर घबरा के या डर के भाग जाते हैं। या देखें, किसी चीज़ के बारे में बात करना आसान है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना बड़ा मुश्किल काम है। सो आप क्या कहेंगी ह्यूमन राइट्स? ह्यूमन राइट्स जो बेसिक होता है वो होता है आपका फंडामेंटल जो राइट। जब कोई बच्चा पैदा होता है, जैसे ही वो पैदा होता है उसके पास ही ह्यूमन राइट्स होते हैं, जिसको हम बुनियादी हकूक़ कहते हैं, इन दिस। क्या होंगे मैम? सो वो आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं। पाकिस्तान में आपके 20 हैं जो आपकी आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 पे रिकग्नाइज होते हैं, जहाँ पे आपकी स्टार्ट होता है फ्रॉम राइट टू लाइफ। You have a right to life, you have a right to security, you have a right to education, you have a right of dignity, you have a right of religion. आप किसी भी religion के हो सकते हैं, and you have to make sure कि the state has to make sure कि आप कि जो भी इबादत गाह हैं वो सारी protected हों। women के लिए स्पेसिफिकली आर्टिकल इन्हीं फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स में रखा हुआ है, जो क्योंकि आपका आइन में कहीं पे ह्यूमन राइट्स नहीं होता। जस्ट सो आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू कि ह्यूमन राइट्स इज़ इंटरनेशनली रिकग्नाइज दैट एवरी ह्यूमन हैज़, हर ह्यूमन का एक सबके ये राइट्स हैं। जब ये कानून बनता है, आइन में इम्प्लीमेंट होता है, उसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। मतलब खाना हो गया, Yes, पानी, साफ food, पानी, पानी तो मिल ही exactly. जाता है, साफ पानी भी एक बुनियादी हक है जिससे बहुत से लोग महरूम है व्यूअर्स। एंड जब आप बहुत से ममालिक में देखें, अब देखें ना, जैसे कश्मीर का इशू एक ह्यूमन राइट्स का इशू है जो मुक्की नहीं रहा। फ़लस्तीन को देखें, नेवर एंडिंग इशू। द पॉइंट इज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग। और बड़ी जगह इंटरनेशनल कम्युनिटी जाग भी उठती है और बड़ी जगह खुद ही मुंह उस तरफ फेर लेती है। सो इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग। खैर, हम लेट्स नॉट गेट इनटू एनीथिंग पॉलिटिकल और कंट्रोवर्शियल। ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि लोगों को पता चले कि जी आपकी ज़िंदगी में बेसिक हकूक़ हैं क्या। बहुत सी बच्चियों को ये पता ही नहीं है कि उनका बुनियादी हक है तालीम हासिल करना। हर ट्रांसजेंडर का यही हक है, हर लड़के का भी यही हक है, लेकिन प्रायोरिटी पे लड़का होता है हमेशा। आज भी 10 बच्चे हैं घर के अंदर, तो 2 बेटों को पढ़ा देंगे, 8 बच्चियां जो जिनके नंबर भी अच्छे आते हैं, जो पढ़ना भी चाहती हैं, उनको कोई नहीं लिफ्ट कराता। जी मैम। आई थिंक ये इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। आई थिंक हम लोग
को पता ही नहीं है, कोई किसी स्कूल के करिकुलम में ह्यूमन राइट्स के बारे में बात नहीं होती। इनफैक्ट बच्चों को आई ट्रूली बिलीव दिस कि ग्रेड 4 से इनके जो नॉर्मल जो इनके क्लास के जो स्कूल के करिकुलम्स हैं उनमें इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि बच्चों को शुरू से ही पता हो नॉट ओनली ऑफ द राइट टू डिग्निटी, राइट ऑफ प्रोटेक्शन, बट ऑल्सो एजुकेशन लाइक यू सेड। और उसके अलावा प्रॉपर्टी राइट्स, आई थिंक ये बच्चों के अलावा जो औरतों के लिए जो उनकी इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ये भी ह्यूमन राइट्स में आते हैं। और इनका ना सिर्फ कि ये पता होना चाहिए, और ये किस तरीके से आपको मिल सकता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, अदालत कौन सी है, हाई कोर्ट में जाना है या आपके पास नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, किधर जाना है हाँ, तो वो आपका जो सारा प्रोसीजर है, कितना टाइम लगता है, कितने साल लग जाएंगे, ये सारा कुछ जो है आपका अवेयरनेस नहीं है। मैं जानना चाहूँगी कि मैम क्या जेंडर इक्वालिटी और इंसानी हकूक़ इनके बीच में क्या कनेक्शन है? देखिए ये बढ़िया एक इस पे बहुत ज़्यादा बहस हमेशा से हो रही है कि क्या ख़वातीन के हकूक़ या वुमेन राइट्स ह्यूमन राइट्स हैं कि नहीं है। तो सब लास्ट टाइम आई चेक्ड मैं भी इंसान बिल्कुल थी। सो वो बिल्कुल ये इसको समझने की ज़रूरत है कि एक औरत या कोई भी जेंडर वो इंसान है, तो इंसानी हकूक़ के अंदर वो फॉल करता है। लेकिन ये बहुत बड़ा स्लोगन काफ़ी अरसे से इस पे चल रहा है और हम सब इसको साथ लेके चल रहे हैं कि वुमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। क्योंकि जो आपने अभी बात की कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर पिदरशाही निज़ाम के होने के साथ साथ की वजह से औरतों को या महरूम तबकात को पीछे रखा जाता है, जिसकी वजह से जो महरूम तबकात हैं जिसमें औरतें सर फहरिस्त हैं वो ज़्यादा इस्तेसाल का शिकार भी होती हैं। इनहेरिटेंस देख लें आप, शादी के मामलात देख लें, निकाहनामा के अंदर आप साइन होने के हवाले से देख लें, मोलेस्टेशन के केसेस देख लें, कौन सी जगह है जहाँ पे बच्चियाँ जो हैं वो नहीं किसी ना किसी तरीके से मुतासर हो रही। बिल्कुल अभी हमारे पास कुछ इस तरह के केसेस, क्योंकि हमारे इदारे की हेल्पलाइन चल रही है, तो हमने कोशिश की कि हम अपने जो वर्कर्स हैं उन तक ये हकूक़ की आगाही के हवाले से पहुँचाएँ। तो आप यकीन करिए उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते जहाँ पर उन्होंने अगर वो अपनी एक अज़दवाजी ज़िंदगी से वो लेना चाहती हैं, पीछे हटना चाहती हैं, अगर वो वहाँ पे अब्यूज़ का शिकार हो रही हैं, इस्तेसाल का शिकार हो रही हैं, तो उनके पास कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद नहीं। तो जब वो हमारे पास आती हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर ख़वातीन को हेल्प करना, ऐसे जो ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो उनको जब लेकर चलती हैं तो उनके मसाइल काफ़ी शदीद किस्म के होते हैं, जो शायद हम ये देख रहे हैं कि जितनी मर्ज़ी हेल्पलाइंस ही बन जाएँ हुकूमतों की तरफ से आगाही के हवाले से, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अमरीन कुरैशी साहिबा हमें ये बताएंगी कि हम इंसानी हकूक़ का शऊर कैसे पैदा कर सकते हैं। आपने एक चीज़ पिन पॉइंट की, मैं चाहूँगी कि हम सोल्यूशन की तरफ जाएं। मसलों की तो बात करते हैं बैठ के, मसले का हल भी तो ढूंढे ना। फॉर एग्जाम्पल अगर गुड टच एंड बैड टच स्कूल में नहीं सिखाई जा रही तो माँ प्यो को ही सिखानी पड़ेगी ना, बच्चे को खुद ही इल्हाम तो नहीं होना। बच्चों को प्रोटेक्ट करना पहला फ़र्ज़ हमारा है, ये स्कूल सिस्टम्स का भी है, बट पहला फ़र्ज़ तो हमारा है। सो ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अमरीन साहिबा से हम गाइडेंस लेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आई थिंक ज़िंदगी में अब हम सब उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हमें ख़ुद ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए अपने एक्शंस के लिए। हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जा रहा है, सब कहेंगे कि हम तो ये भी करते हैं वो भी करते हैं। कभी उस चीज़ के ऊपर नज़र डालिए जो हम नहीं करते। बहुत से लोग कहेंगे कि हमने अपनी बहनों को बड़ा पढ़ाया, उनकी शादी बड़ी बाइज़्ज़त अंदाज में की, लेकिन जब जायदाद की बात आई तो भाई से हक लोगी, भाई का हिस्सा लोगी, जबकि वो भाई का हिस्सा नहीं होता। और अगर भाई बहन नहीं है तो नीचे मतलब भाई जिंदा नहीं है कोई इस टाइप का, तो उसके खानदान को चीज़ें चली जाएं लेकिन बहन को एक धेला ना जाए। मैं बहुत से ऐसे खानदानों को जानती हूँ और व्यूअर्स अरबपति खरबपति लोग, बल्कि आप ये मिडिल क्लास और एक सर्टन कम्युनिटी में ये बिल्कुल भी नहीं देखते। ये ज़्यादा आप या बहुत अमीर लोगों में देखते हैं या ऐसी फैमिलीज़ में देखते हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी के या जिनके ज़मीनों का बड़ा मामला होता है, इस किस्म की चीज़ में। सो अमरीन साहिबा ये बताइए कि कैसे लोगों के अंदर शऊर पैदा किया जा सकता है उनके हकूक़ का। निकाहनामा लड़कियां साइन कर देती हैं, बिल्कुल खाली होता है, कोरा होता है, उस पर भी मियाँ का नाम नहीं लिखा होता, अपना नाम नहीं लिखा होता, साइन करवा लेते हैं लड़की से पहले, बिल्कुल आगे से किसी का भी नाम लिख दें। कभी सोचा है? बच्ची को पता ही नहीं है।
जी। हाँ, बिल्कुल। देखें, जहाँ तक ह्यूमन राइट्स की बात हो रही थी, उस पर लाइक आई सेड आपको ग्रास रूट बिल्कुल बेसिक लेवल पे काम शुरू करना पड़ेगा। वो शऊर तभी आएगा अगर आप देखें स्कूलों में बच्चों को हर किस्म का, आपके पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सब में जाके एक कोई बुकलेट टाइप आई वुड सजेस्ट कि आप उस तरीके का उनको बना के उनको एटलीस्ट बुनियादी उनके जो हकूक़ हैं, उनके माँ बाप बहन भाई जिनके हकूक़ हैं वो तो सिखाएं। इसी से मैं कनेक्ट करती हूँ कि अगर एक बच्चा अपनी माँ को देख रहा है कि उसको मार पड़ रही है और वो देख रहा है कि ये चीज़ एक बड़ी नॉर्मल चीज़ है, उसको ये कभी नहीं पता चलेगा कि उसका बाप उसके साथ गलत कर रहा है जितनी देर तक उसको अपनी माँ के राइट्स नहीं पता चलेंगे या उसमें शऊर नहीं आएगा। हम और लोग फिर यही बच्चे, अगर वो लड़का हो हाँ तो या तो वो खुद हाथ उठाएगा या फिर वो खुद एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में जाके अपने आप खुद अब्यूज़ होगा। ये एक बेसिक नफ्सियात का फैक्ट है। Yeah. और अब माहिर नफ्सियात इसलिए बहुत ज़्यादा लॉयर्स वगैरह के साथ काम करते हैं बिकॉज जो मेंटल ट्रॉमा होता है, जिस्मानी तो जो भी हो जाए, जो मेंटल ट्रॉमा होता है वो नहीं मुकता। एब्सोल्युटली। और आई थिंक क्लाइंट्स के लिए भी उसी सॉरी मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूँ कि जो क्लाइंट्स आती हैं, स्पेशली जो औरतें आती हैं, आई थिंक उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है टू गो फॉर मेंटल थेरेपी एंड दे वुड नीड सिर्फ ये नहीं कि उनके राइट्स के बारे में, मगर उनको एक काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। एंड दैट्स व्हाई वी प्रॉब्ली हैव ऑल दीज पीपल जो हमें हेल्प करते हैं। मगर यस, बुनियादी हकूक़ हम स्कूलों में शुरू करें, कॉलेजेस में शुरू करें, तो ये सारी हमारा एक इकट्ठा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब व्हाट एल्स कैन वी डू? उम्मे लैला जी आपकी तरफ। देखिए, ये जो अमरीन ने बातें की ना, मैं इनको रोज करते हुए मुझे कुछ और ऐड करना चाहूँगी क्योंकि आप हमने वर्कर्स इससे राइट्स पहले में भी इतना काम करती हैं। जी देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि एक तो हम तालीम की बात करते हैं, हमने तालीम की बात शुरू में की। मेरा ख्याल है कि ये हर लेवल पर बच्चों को इरिस्पेक्टिव के कहाँ से आ रही हैं, किस क्लास से बिलोंग करते हैं, किस फ़िरके से बिलोंग करते हैं, उनको उनके बुनियादी हकूक़ के बारे में पता होना चाहिए। और ये सिलसिला जो है ये जारी रहना चाहिए सोशल स्टडीज़ के अंदर, सिविक एजुकेशन के अंदर। तो उससे आगाही बढ़ती है, एजुकेशन होती है और आगाही बढ़ती है। फिर एक फ्रूज़ा हम एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, नो योर राइट्स। सो हर इंसान को अपने हकूक़ के बारे में पता होना चाहिए कि मैं बहैसियत शहरी, बहैसियत इंसान मेरे क्या हकूक़ हैं और वो हकूक़ मुझे कहाँ से मिल सकते हैं। और कहीं पे कोई अगर वायलेशन होती है, वो समझता है क्या, ये समझती है कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, तो उस पर आवाज़ उठाए। एक तो जो हमारी कंडीशनिंग हुई है चुप रहने की, खामोश रहने की और बात को दबा देने की, ये चीज़ जो है वो ज़्यादा एक मेरा ख्याल है कि वो पेशखेमा बनती है कि लोग वनरेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे इस्तेसाल हम देख रहे हैं कि हर जगह पर होते हैं जहाँ पर हिरासगी के हवाले से है। और फिर अब तो ये नई चीज़ें आ गई हैं सोशल मीडिया के तहत, जिसमें हम हरासमेंट एट वर्क प्लेस को देख रहे हैं सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में। मिसगाइडेड मिसाइल की तरह भी नहीं निकलना चाहिए। अमरीन जी, आपने भी कितनी दफ़ा देखा होगा कि आप एक चीज़ देख रही हैं कि एक बंदा अपने हकूक़ के बारे में बात करे लेकिन वो हकूक़ के ज़ुमरे में बात आती ही नहीं है। सो आवाज़ ज़रूर उठाएं, इसके लिए लेकिन द फर्स्ट स्टेप इज़ आगाही। इसके लिए देखिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं हमारे मुल्क के अंदर। विजिलेंटीज भी बहुत मसले खड़े कर रहे हैं कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हमारे पास अपनी इस वक्त credibility खराब कर रहे हैं। कवानीन मौजूद हैं, उसके तहत हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स मौजूद हैं। वो हम वहाँ तक इसलिए नहीं पहुँच सकते कि हमें आगाही नहीं है, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एक्सेस टू जस्टिस नहीं है। वो हमें कैसे पता चलेगा? तो जो ऐसे इदारे जो बिल्कुल इनके बीच में एक मीडिएशन का रोल प्ले कर रहे हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आगाही उन तक पहुँचाएँ और स्कूल में, तालीमी इदारों में ये आगाही दें, हर तरफ इसकी तशहीर हो, ताकि जो एक्सेस टू जस्टिस के हवाले से हुकूमत ने इतने अच्छे स्टेप्स लिए हुए हैं वहाँ तक लोग पहुँच सकें। ओके, बट माई क्वेश्चन टू यू इज़, क्या माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? मसला ये है कि माँ और बाप को अपने हकूक़ नहीं पता। सबसे बड़ा मसला जो मुझे नज़र आता है कि वो ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स होते होंगे, जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग्स में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमारी तो कोई गलती नहीं है, ये आप ही की गलती है, आपकी स्कूल की गलती है, आपकी टीचर्स की गलती है, बट वट एवर कम्स फ्रॉम होम कम्स आउटसाइड। तो जो बच्चा घर में सीखता है वो फॉरएवर के लिए उसके साथ रहता है। तो वही तो बात करें, हम बार बार स्कूल के लेवल पे बात करें, क्या ये आगाही हमें घरों पे अपने बच्चों को नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल, मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी। बट सूट नहीं करता ना, क्योंकि बेटी को उसके हकूक़ बता दिए तो वो कल को अपने भाई की वो कहेगी कि तुम मुझे हिस्सा दो, जो उसका राइट है कानूनी तौर पे भी। प्रॉब्लम यह है कि हम घरों पे खुद ही नहीं चाहते कि हमारी बेटे, आप अभी फिर भी काफ़ी मेरे से एज में छोटे हो, इसलिए मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात कहूँगी। हम जब छोटे होते थे तो आई रिमेंबर दैट वी वुड ऑलवेज बी टोल्ड के नीड टू नो बेसिस पे इंफॉर्मेशन देनी चाहिए।
लड़कियों को बताया ही नहीं जाता था कि उनके राइट्स क्या हैं, निकाहनामा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज अगर ये बोलेंगी, अगर इनको पता होगा तो ये बोलेंगी तो इनकी ज़िंदगियाँ ख़राब होंगी, इनकी शादियाँ नहीं चलेंगी, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट था ना कि जाओगे डोली में, वापस आपके जनाजा ही आएगा हमारे घर. दिस ट्विस्टेड कॉन्सेप्ट दैट हैज़ लेड टू सो मैनी ट्रेजेडीज. जी, मैं बात करना चाहूँगी इस चीज़ के बारे में कि जो माँ बाप का जो एक रोल है और साथ में जो यूथ ने स्टेप अप किया, मैं यहाँ पर इनको इस तरह क्रेडिट देना चाहूँगी कि जो स्मॉग और क्लाइमेट चेंज की बात है, आपको पता ही होगा लाहौर की सुबह हमने बात की थी इसके बारे में कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू क्लीन एयर, क्या ये एक बुनियादी इंसानी हकूक़ है, यस और नो. पहले इस पर डिबेट होती थी. जो ये डिबेट आई और अब आपके 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 9A आया जो कहता है कि हर इंसान को मिलना, राइट टू क्लीन एयर जो है, साफ़ हवा का जो हक है, साफ़ एनवायरनमेंट का जो हक है, ये एक इंसानी बुनियादी कानून है. ये यूथ की जो प्रोटेस्ट की वजह से निकला है. तो मैं जहाँ तक बात करती हूँ, ये अमरीन कुरैशी भी बैठी हैं और साथ में हम एक्टिविस्ट के तौर पे भी बहुत ज़्यादा हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो रोल सिविल सोसाइटी ने प्ले किया है विद रिगार्ड्स टू दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो दिस इज़ समथिंग वी सॉ, जो स्कूल की गोइंग बच्चों ने, जो यूनिवर्सिटी के बच्चों ने ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट किया था, और फिर आखिरकार जो पाकिस्तान ने सक्सेसफुल चीज़ की थी कि उसके ऊपर कानून बना दिया कि आर्टिकल 9A ने कहा है कि इंसानी हकूक़ है राइट टू क्लीन एयर, कि हर इंसान को जो राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट है, राइट टू क्लीन एयर है, ये एक बुनियादी हकूक़ है और इस पर हमें काम करना चाहिए, जो अब आई थिंक बहुत ज़्यादा काम हो रहा है लाहौर में विद रिगार्ड्स टू स्मॉग. समरीन जी, अगर आज की गुफ्तगू को कंक्लूड करते हैं, हमारे व्यूअर्स को कुछ फ़ायदा भी हो ना आज की गुफ्तगू. अगेन हमने एक अवेयरनेस रेज़ की, हमने ये बातें कही कि इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तो इसको अगर हमने दरिया को कूज़े में बंद करना हो तो कैसे करेंगे? टॉपिक इतना वास्ट है, इस पर हफ्ता हफ्ता कॉन्फ्रेंसेस चलती हैं फिर भी बातें नहीं मुकती, तो हमें तो इतना सा एक मोमेंट मिलता है ये गुफ्तगू करने का. बिल्कुल. मैं आपको बस यही इसी तरीके से कह सकती हूँ कि आपके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो आपके आइन में लिखे हैं. आपका जो आइन है उसकी सारे कॉपी पकड़ें और उसमें देखें कि कौन कौन से आपके बुनियादी हकूक़ हैं. पहले तो आपको ये तो पता चले कि आपके बुनियादी हकूक़ जो है, जो आपकी हुकूमत, आपकी स्टेट प्रोटेक्ट करती है और आप प्रॉमिस करती है, हर पाकिस्तानी सिटीज़न के साथ वादा है हुकूमत का कि वो उन जितनी भी आइन में आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगी. सो आई थिंक हमें वहाँ से शुरू होना चाहिए, और आई थिंक आपके प्रोग्राम्स और इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं वो बड़ा हेल्प करते हैं. अदरवाइज़ जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनके आगे और लॉज हैं, हर प्रोविंस का अपना लॉ है और उसमें थोड़ी सी डाइवर्जन्स भी हैं, और आई कांट रियली से कि मैं इसको किस तरीके से राउंड ऑफ करूँगी, बट आई वुड सजेस्ट कि सारे आइन की पकड़ें और आइन को पढ़ें, अपने फंडामेंटल राइट्स. और वही वाली बात, ये जो एक मेंटालिटी है ना लैला जी, आपको भी पता है, दिस वियर्ड मेंटालिटी दैट पीपल हैव कि जितना कम पता होगा उतना ही बेहतर है. नॉलेज इज़ पावर. नॉलेज इज़ पावर, बिल्कुल. मैंने इसलिए कहा ना कि नो योर राइट्स एंड रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये अभी जो बात हो रही थी कि ये घरों से शुरू होना चाहिए, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि ये हमारा माशरा जो है, जिसमें सोसाइटीज़ डेवलप होती हैं, उसमें ये इन सब चीज़ों की बहस जो है ये घरों से शुरू होती है, फिर इंस्टीट्यूशंस तक जाती हैं. तो हमारी जो कदरें हैं, शायद हमारे पास अब बहसियत वालिदैन इतना टाइम नहीं होता बच्चों के लिए, और हम सब कुछ डम कर देते हैं कि जी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स उनको सिखाएंगे. सो मैं समझती हूँ तरबियत का वक्त नहीं है हमारे पास अपने बच्चों की. तालीम के अलावा आई डोंट थिंक किसी पेरेंट के पास किसी चीज़ का टाइम है, और वो तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चे अकेडमीज जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तरबियत बिल्कुल साइड लाइन हो गई. तो राइट्स तो स्वात मिट्टी बच्चों को पता चलेंगे. लेकिन इसके बावजूद जो हुकूमतें हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत अच्छे इकदाम उठाए हैं, और इन तमाम जो वायलेशंस हैं उनको सामने रखते हुए सिविल सोसाइटी के जो बहस मुबाहिसे के बाद वो सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हमें मालूमात नहीं है एग्जैक्टली हम कैसे वहाँ तक जाएं, वहाँ तक कैसे हम दरवाजे खटखटाएं, सब चीज़ें मौजूद हैं. सो मैं इसीलिए मैंने बार बार ये बात की अपनी गुफ्तगू में कि आगाही बहुत ज़रूरत है, कि हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पर है, और हमें बज़रिया ज़रूरत जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम अपने लिए नहीं, हमारे साथ जो और लोग हैं जो इस मुश्किल का शिकार हैं उन तक भी वो रसाई करवा सकें. तो फिर यहाँ पे आज के अपने शो को कंक्लूड करते हैं इस रिक्वेस्ट के साथ. व्यूअर्स, इस रिक्वेस्ट के साथ तीनों ने एक ही बात कही है, डिफरेंट जनरेशन्स, डिफरेंट इवन लाइन ऑफ वर्क टू अ सर्टेन एक्सटेंट. एक एक्टिविस्ट हैं, 2 वकील हैं हमारे साथ. देखिए व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द डे अपने हकूक़ के बारे में जानना आपका फ़र्ज़ है. अब वो अगर माँ बाप ने नहीं बताया या फैमिली ने नहीं बताया या आपको
मतलब ज़रूरी है कि आपको तभी आपके लिए हकूक़ का पता चले जब आपके साथ कोई बहुत ही नेगेटिव कोई अमल हो। सो अपने हकूक़ के बारे में जानना अक्लमंदी है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है। जो सारा दिन फ़ोन पे रीलें देख रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे पता नहीं ऊट-पटांग हम लोग जो हरकतें करते रहते हैं, अगर थोड़ा सा टाइम ऑनलाइन सर्च कर लें कि बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं क्या, तो कम से कम आपको कुछ तो क्लैरिटी मिल जाएगी व्यूअर्स। और अब तो यूट्यूब वीडियोज़ हैं, हज़ार चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप पता कर सकते हैं। अपने राइट्स को जानें ताकि आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें और अपने हकूक़ ले सकें अगर आपसे आपके हकूक़ छीने जा रहे हैं। बहुत से लॉज इन प्लेस हैं, लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अल्टीमेटली नोइंग योर राइट्स, वही चीज़ जो हम बार बार कह रहे हैं, नॉलेज इज़ पावर। ना ख्याल रखिएगा। हमारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गाइस। एंड आज के शो को कंक्लूड करेंगे इस दुआ के साथ कि आई होप कि आज के शो से कुछ लोग तो कम से कम अपने हकूक़ के बारे में जानने की कोशिश करें। खुदा हाफिज़।